प्रेगनेंसी रिपोर्ट की बात सुनकर अनुष्का के चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिखने लगी। वो जैसे ही कुछ कहने को हुई कि तनुजा और पीहू ने आगे बढ़कर उसके दोनों हाथों को अपनी मजबूत पकड़ में पकड़ लिए। पूरी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद राजवीर जी हैरानी से अनुष्का को देखने लगे। वो अनुष्का को देखकर हल्के गुस्से में बोले, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट नहीं हो? बोलो अनुष्का। अनुष्का हकलाते हुए बोली, नहीं वीर, आप प्लीज इन लोगों की बातों में मत आना, ये लोग झूठ झूठ बोल रहे हैं, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पेट में सच में आपका बेबी है, सिंह परिवार का बारिश है। कहकर उसने एक झटके से अपने दोनों हाथों को तनुजा और पीहू की पकड़ से आजाद कर लिया। राजवीर जी गुस्से में बोले, सच क्या है और क्या नहीं ये तो मुझे पता चल चुका है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि क्या सच में तुम प्रेग्नेंट हो? क्या सच में जब मैं इंडिया से बाहर गया था और मेरे पीछे तुम भी काम का नाम लेकर मेरे पास आ गई और वो तुम्हारा ये कहना कि मैंने तुम्हारे साथ पूरी रात बिताई थी, सब कुछ झूठ है? बोलो मिस अनुष्का। राजवीर जी ने गुस्से में चीखते हुए कहा। अब आगे अपने प्लेन को इस तरह बर्बाद होते हुए देखकर अनुष्का के गुस्से की कोई सीमा ही नहीं रही। उसने जैसे ही अविक को खींचकर एक थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया कि उसके पास में खड़ी नेहा ने उसका हाथ पकड़कर रखकर उसकी कमर पर लगाकर अपने दांत किटकिटाते हुए कहा, अगर तुमने अविका को हाथ भी लगाया तो हमें हमारी मम्मी की कसम, हम तुम्हारा हाथ तुम्हारे शरीर से अलग कर देंगे और हम तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं, अविका से दूर रहना। हमें पहले से ही पता था कि तुम एक नंबर की चालबाज औरत हो, पर वो क्या है ना कि हम तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहते थे, इसलिए तुमसे कुछ कहना हमें ठीक नहीं लगा। अनुष्का हंसते हुए बोली, तुम मुझे चालबाज कह रही हो जबकि तुम खुद एक नंबर की चालबाज औरत हो। तुमने जानबूझकर अविका को अपनी तरफ किया है ना ताकि तुम सिंह परिवार की विरासत को अपने नाम करवा सको, ताकि तुम सिंह परिवार के पैसों से मजे करो। मुझे पता है तुम जैसे छोटे लोग होते ही ऐसे हैं जो एक गांव से आकर एक अमीर घर में अगर धोखे से भी आ जाए तो निकलने का नाम लेते ही नहीं हो। अरे मुझे पता है तुमने जाने कितनों के पास सोकर वो आगे कुछ कह पाती कि तभी अविका ने खींचकर एक थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिया। वहां खड़े सारे लोग हैरानी से अविका को देखने लगे क्योंकि सबको पता था कि अविका का गुस्सा बहुत तेज है। अगर उसे गुस्सा आ जाए तो वो सामने वाला फिर चाहे कोई भी हो ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, वो अपना गुस्सा उतार कर ही रहती है। वो अपनी ऊंची आवाज में गुर्राते हुए बोली, अपनी हद में रहो, जिस दिन से मुझे पता था कि तुम मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहती हो तुम उसी दिन से मेरी दुश्मन बन गई थी। मैंने तुम्हें मासी माना था, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा दिल इतना काला होगा। अरे मासी माँ के बराबर होती है, मासी के शब्द में ही मासी होता है, पर तुमने तो उस शब्द को भी कलंकित कर दिया। आपको पता है पापा, उसने राजवीर जी को देखकर कहा, हॉस्पिटल में आग और किसी ने नहीं बल्कि इसके ही कहने पर लगी हुई थी। और वो आदित्य इसका कोई सगा बेटा नहीं है, इसका मुंह बोला बेटा है। और ये लड़की जो इसके आगे पीछे तितलियों की तरह मंडराती रहती है ना। उसने सिद्धि की तरफ इशारा करके कहा जो कि अभी हैरानी से अविका और अनुष्का को देख रही थी, ये भी इसकी कोई सगी बेटी नहीं है। और हाँ, इसने झूठ बोलकर आपको फंसाया है कि इसने आपके साथ पूरी रात होटल में बिताई थी। हाँ ये सच है, लेकिन आप दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं था। इसने आपको जानबूझकर हाई डोज दिए थे जिसकी वजह से आप अपने रूम में जाकर ही सो गए थे और सुबह जब आपकी आंख खुली तो अनुष्का जैसा चाहती थी आपके उठने के बाद ठीक इसने वैसा ही किया था ताकि आपको लगे कि आपने इसके साथ कुछ गलत किया है। और आज तक जितने भी गलत काम हुए हैं और जितना भी कुछ अपना नुकसान हुआ है इसमें सब कुछ इसका और इसके मुंह बेटे आदित्य का हाथ है। अविका की बातें सुनकर राजवीर जी यहाँ तक कि बाकी सारे लोग हैरान होकर अविका को देख रहे थे, पर अभिमन्यु वहां पर नॉर्मल एक्सप्रेशन के खड़ा बस अपनी वाइफ को देख रहा था जो अपने परिवार की तरफ से लड़ रही थी और ये देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही अनुष्का हैरानी से अविका को देख रही थी, उसके चेहरे पर अब डर साफ साफ दिखने लगा था। वो अपने आप में बड़बड़ाते हुए बोली, नहीं अनुष्का, तू इस तरह से फंस नहीं सकती है, तुझे कुछ करना ही होगा। कहकर वो झूठे मूठे आंसू बहाकर राजवीर जी की तरफ देखकर बोली, वीर आप इसकी बात में मत आना, ये झूठ बोल रही है। अचानक एक और थप्पड़ खींचकर फिर से अनुष्का के गाल पर पड़ा और अनुष्का अपना हाथ गाल पर रखकर दूसरी तरफ झुक गई। जब उसने देखा तो ये थप्पड़ नेहा ने मारा था। नेहा ने उसके बालों को पकड़कर गुस्से में कहा, ये तो गलती करती हो और ऊपर से अपनी गलती को मानते नहीं हो। अनुष्का ने देखा कि अब वो पूरी तरह से सबके सामने एक्सपोज हो चुकी है तो उसने जोर से नेहा को धक्का दिया और अपने लहंगे के पीछे से एक रिवॉल्वर निकालकर अविका का हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया और उसके माथे पर वो बंदूक को रखकर कहा, दूर रहो मुझसे सब लोग। उसने अविका को पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लिया और ये देखकर वहां सारे लोग खड़े सतर्क हो गए। अभिमन्यु जैसे ही आगे बढ़ा कि अनुष्का ने उसकी तरफ देखकर कहा, दूर रहना अभिमन्यु, अगर जल्दा फुरफुराएं तो अपनी वाइफ को कभी देख नहीं पाओगे। मेरी शादी तो होकर ही रहेगी और आज मुझे सिंह परिवार की बहू बनने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है क्योंकि अनुष्का को पैसा चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पैसा, जो कि अगर मेरी राजवीर जी से शादी हो गई तो मेरे पास अनगिनत पैसा होगा। लेकिन इस लड़की अविका ने मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया और मुझे
सबके सामने बेनकाब कर दिया, इससे तो मैं बाद में लिख दूंगी। और तुम, उसने पास में खड़े वकील की तरफ देखकर कहा, तुम वो पेपर मुझे लेकर आओ, उस पर मुझे सिग्नेचर करने हैं। अविका उसकी पकड़ से आज़ाद होने की कोशिश करने लगी, पर अनुष्का ने अपनी पकड़ अविका के हाथों पर बहुत टाइट रखी हुई थी, जिसकी वजह से अविका अभी उसकी पकड़ से छूट ही नहीं पा रही थी। वही कोई भी जरा सा भी हिलने की कोशिश कर रहा था तो अनुष्का की चील की तरह निगाह उस इंसान पर तुरंत पड़ जा रही थी। अनुष्का चिल्लाकर बोली, देखो मेरा भेजा मत खराब करो, अगर किसी ने भी ज्यादा चालाकी करने की कोशिश की तो मैं इसका भेजा उड़ा दूंगी। उसने अविका की तरफ देखकर गुस्से में कहा। वकील मेरिट पेपर लेकर आगे आने लगा। अनुष्का उसे देखकर चिल्लाते हुए बोली, ओ पागल आदमी, थोड़ा जल्दी चलकर आ, तेरे पैरों में घुंघरू थोड़ी ना बंधे हैं जो औरतों की तरह चलकर आ रहा है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वकील अनुष्का के पास जल्दी जल्दी आने लगा। अनुष्का ने उठाया और वो जैसे ही सिग्नेचर करने को हुई थी उसकी नज़र अभिमन्यु पर पड़ी, जो कि धीरे से उसके पास आ रहा था। ये देखकर अनुष्का की आंखें गुस्से में लाल हो गई और अचानक गोली चलने की आवाज आई, साथ ही साथ एक चीख वहां पर गूंज गई। गोली की आवाज सुनकर सारे लोगों के पैर थम से गए, लेकिन वही अभिमन्यु के कदम और तेज हो गए। पर जब उसने देखा कि गोली अविका को नहीं बल्कि अनुष्का के हाथ में लगी है, जो उसको चैन की सांस आई। जिस हाथ से अनुष्का ने रिवाल्वर पकड़ी थी अभी उस हाथ में खून निकल रहा था। अभिमन्यु ने जिस तरह से गोली चली उस तरफ देखा, वहां वैभव खड़ा था। वैभव ने अभी व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी। उसके आंखों पर गूगल से लगे हुए थे, जिसकी वजह से वो स्मार्ट लग रहा था। वैभव उस बंदूक को घुमाते हुए अनुष्का के पास आने लगा। वो अनुष्का के खून से लथपथ हाथ को एक देखकर बोला, गलती तुम्हारी है क्योंकि तुमने मेरी भाभी को हाथ लगाया और इस वजह से पूरा परिवार परेशान हो गया, साथ ही साथ मेरी लिटिल वाइफ तुम्हारी वजह से परेशान हो गई, इसलिए मैंने तुम्हें गोली मार दी। अनुष्का अपने बेहतर हाथ के खून को देखकर दर्द में तड़पते हुए वैभव की तरफ देखकर बोली, इतनी सी बात के लिए तुमने मुझे गोली मार दी, तुम इडियट हो क्या? वो कुछ और कह पाती कि कब तक पुलिस की पूरी फोर्स वहां आ चुकी थी। अभिमन्यु ने पहले अविका को अपने बाहों में छुपा लिया था। आज उसे पता था जब अनुष्का ने अविका के माथे पर बंदूक रख दीजिए उसका दिल धड़कना भूल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उससे उसकी सांसें छीन रहा हो। अभिमन्यु ने वैभव को देखकर पलके झुकाकर थैंक यू कहा। वही वैभव ने मुस्कुराते हुए हल्के से सब ठीक होने का इशारा कर पुलिस की तरफ देखकर बोला, ले जाओ इसे और इसे ऐसी सजा देना कि ये बाहर की दुनिया देखने के लिए भी तरस जाए। इंस्पेक्टर रंजीत वैभव की बात सुनकर बोले, एक्चुअली सर आप में से किसी को हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाना होगा। वैभव ने एक नज़रों सब लोगों को देखा और वो अभिमन्यु की तरफ देखकर बोला, भाई मैं खुद पुलिस स्टेशन जाता हूँ, आप यहाँ सब कुछ संभालिए। अभिमन्यु ने उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया तो वैभव ने एक नज़र पीहू को देखा जो उसको देखकर स्माइल कर रही थी। वैभव ने कुछ इशारा किया तो पीहू ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। वैभव वहां से बाकी पुलिस फोर्स के साथ चला गया। वही लेडीज कांस्टेबल ने अनुष्का के हाथों में हथकड़ी पहना दी और वो उसे लेकर जाने लगे। अनुष्का चीख चीख कर वापस राजवीर को बुला रही थी, उसकी आंखें लाल होने लगी थी। वही लेडीज कांस्टेबल में से एक ने खींचकर अनुष्का को एक थप्पड़ मारा और उसके मुंह पर एक रुमाल बांध दिया ताकि उसकी आवाज उन लोगों को परेशान न करे, और उसे लेकर पुलिस स्टेशन चली गई। राजवीर परेशान होकर अविका के पास आए और उसके सिर पर हाथ फिराते हुए बोले, तुम ठीक हो ना अविका बेटा? और अगर अनुष्का तुम्हारे लिए इतनी ही बुरी थी तो एक बार तुम मुझे बताती तो सही। बचपन से लेकर आज तक तुमने जो जो मांगा है मैंने वो पूरा किया है। तुम एक बार कहती तो सही कि तुम्हें अनुष्का को पसंद नहीं है, मैं उससे कभी शादी नहीं करता। आई एम सॉरी बेटा कि मैं उसके चलावे में आ गया, जो वो झूठ बोलती रही और मैं उसकी झूठी बातों में आ गया। आई एम सॉरी बेटा। अच्छा हुआ सही समय पर वैभव ने अनुष्का को गोली मार दी, वरना तो पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करती। पर तुम चिंता मत करो, उसे ऐसी सजा मिलेगी कि वो दोबारा बाहर की दुनिया देख नहीं पाएगी। अविका ने अपने पापा की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राजवीर जी अविका की मुस्कान देखकर बोले, अच्छा ठीक है बेटा अब चलो घर चलते हैं। वो जैसे ही वहां से जाने को हुए कि अचानक उसके कानों में अविका की आवाज आई। अविका जल्दी से बोली, नहीं पापा हम अभी घर नहीं जा सकते हैं। राजवीर जी के कदम वहीं रुक गए। वो हैरानी अविका की तरफ देखकर बोले, बेटा अब यहाँ पर हमारा क्या काम है, अभी हमें घर चलना चाहिए। अविका ने अभिमन्यु को देखा और राजवीर जी की तरफ देखकर बोली, पापा यहाँ आपकी शादी होने वाली थी तो आप यहाँ से ऐसे थोड़ी ना जा सकते हैं। राजवीर जी अविका की बातों को सुनकर नासमझी में बोले, लेकिन बेटा शादी तो मेरी अनुष्का के साथ होने वाली थी ना, और वो जब यहाँ नहीं है तो मेरी शादी किससे होगी? अविका ने मुस्कुराकर नेहा की तरफ उंगली पॉइंट कर कहा, आपकी शादी इनसे होगी, मैंने आपके लिए इन्हें पसंद किया है तो क्या आप इनसे शादी करेंगे? प्लीज डैड अब आप मना मत करिएगा। राजवीर जी ने एक नज़र नेहा को देखा जो अपना सिर झुकाए वही खड़ी थी। उनकी आंखों में अभी कुछ देर पहले अविका को इस तरह देखकर आंसू थे जो कि अभी भी उनकी आंखों में ठहरे हुए थे। राजवीर जी ने एक नज़र अविका को देखा और वो नेहा की तरफ देखकर बोले, मुझे नेहा से बात करनी है।
अविका ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, आप दोनों बात कर सकते हो। कोर्ट के बाहर बड़ा और प्यारा सा बगीचा था। वहाँ ज्यादा लोग नहीं थे। सुबह के टाइम ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं था। कुछ वकील और कुछ लोग आ जा रहे थे। वहाँ पर पड़ी हुई सीट पर नेहा और राजवीर जी बैठे हुए थे। राजवीर जी नेहा की तरफ देखकर बोले, क्या आपको पता है कि अविका मेरी शादी आपसे करवाने वाली है? नेहा ने एक नज़र राजवीर की तरफ देखा और हाँ में सिर हिला दिया। राजवीर जी नेहा की तरफ देखकर बोले, तो क्या आप चाहती हैं कि मैं आपसे शादी कर लूँ? आई मीन आप किसी और से प्यार करती है और ऐसे में मैं नहीं चाहता हूँ कि आप अविका की वजह से अपनी बिना मर्जी से आप मुझसे शादी करें। नेहा ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मैं अविका को रोड पर मिली थी। उस टाइम मुझे बहुत तेज फीवर था। उसने मुझे बिना जाने पहचाने अपनी कार में बैठाकर मुझे हॉस्पिटल लेकर गई और उसने वहां मेरा इलाज करवाया। तब मैं ना तो अविका के बारे में जानती थी और मैं ये जानती थी कि वो इतनी रिच फैमिली से है। हालांकि उसकी लाइफस्टाइल देखकर मुझे पता चल गया था कि वो रिच फैमिली से है। मुझे कुछ हैरानी भी हुई थी कि इतनी रिच फैमिली के बच्ची होकर भी इतने अच्छे दिल की है, क्योंकि मैंने देखा है कि अमीर लोग दिल के बुरे होते हैं। मैंने सोचा कि शायद इसके माँ बाप ने इसे काफ़ी अच्छे संस्कार दिए होंगे, जिसने दूसरों की मदद करने के लिए बिना कुछ कहे उसकी मदद कर दी। तब मैं उसके लिए अनजान थी, पर फिर भी उसने मेरी मदद की और बदले में उसने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो उससे जिंदगी में कुछ भी एक चीज़ मांगेगी तो मैं उसे दूंगी। मैंने खुशी खुशी उससे प्रॉमिस कर दिया, क्योंकि मेरी जिंदगी उसकी बचाई हुई जिंदगी थी, वरना मैं तो आज इस दुनिया में होती ही नहीं। और उसने बदले में मुझसे जानते हो क्या मांगा? राजवीर जी सवालिया नजरों से नेहा को देखने लगे और ना में सिर हिला दिया। नेहा हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, उसने बदले में मुझसे ही मांग लिया। उसने मुझे अपनी मॉम बनाने के लिए मुझे को मांग लिया और मैंने तब उसे प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। राजवीर जी नेहा को देखते हुए कहा, आपको पता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं दोबारा शादी करूंगा, क्योंकि इसीलिए मैंने अविका को खुद अकेले पाल पोस कर बड़ा किया, ताकि अगर कोई दूसरी लड़की मेरी लाइफ में आई तो वो शायद अविका को उतना प्यार नहीं दे पाएगी जितना कि अविका की मॉम अविका को प्यार करती। इसी वजह से मैंने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि मैं अपनी खुशियों की वजह से अपनी बेटी की उन खुशियों को नहीं मार सकता था जो कि एक बच्चा अपने बचपन में जीता है। मैं नहीं चाहता था कि उसे बचपन में दुख तकलीफ देखने को मिले। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि अविका को अपनी मॉम की कितनी ज़रूरत थी, पर मैं चाहता था कि अविका ऐसे ही खुश रहे। मैंने उसे दुनिया की सारी खुशियाँ देने की पूरी कोशिश की, पर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई तो धीरे धीरे उसकी शिकायतें बढ़ती रही कि उसे भी मॉम चाहिए। हालांकि मैंने उसे बहुत संभाला, हर बार कोई न कोई बात कर कर उसे टाल दिया और इसलिए हमेशा उसे एक माँ की कमी खलती रही। उसे नहीं पता है कि एक माँ का प्यार कैसा होता है, आई थिंक, क्योंकि उसके कभी एक माँ का प्यार महसूस ही नहीं किया था। आपको पता है नेहा जी, एक दिन अविका स्कूल से वापस आते टाइम बहुत रोए। उसने अपनी आंखें रोते रोते लाल करने, तब मैं ऑपरेशन की वजह से आउट ऑफ इंडिया था। मुझे अविका की नैनी ने बताया तो मैं वहां से तुरंत इंडिया के लिए निकल गया। जब मैं इंडिया आया तो मुझे पता चला कि अविका ने एक दिन से कुछ भी नहीं खाया था। मैं जब उसके रूम में गया और उससे पूछा कि क्या हुआ है तो अविका मुझसे गले मिलकर रोते हुए बोली, डैड मुझे अपनी मॉम चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी पसंद की मॉम मुझे लाकर दे दो, मुझे भी सारी मॉम की तरह वो मुझे प्यार करे। मुझे भी मॉम का प्यार चाहिए। डैड ये गलत बात है ना, आपको भी आपकी मॉम का प्यार मिला था ना, पर मुझे क्यों नहीं? उसकी बात सुनकर मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि वो जो भी लड़कियों को पसंद करेगी मैं उससे शादी कर लूँगा। और जानती है, उसने उस दिन से मेरे लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। इनफैक्ट उसने कई दफ़ा अपने टीचरों तक को मुझसे शादी करने के लिए कहा, पर खुद ही वो उनमें कोई ना कोई कमी निकाल कर मेरे लिए रिजेक्ट कर देती। जब वो 16 साल की हुई तो उसकी ज़िंदगी में अनुष्का आए और वो अनुष्का को मासी कहकर बुलाने लगी। हमें नहीं पता ये अनुष्का अचानक कहाँ से आए। वो पहले अविका की स्कूल की टीचर हुआ करती थी। हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए, पर मैंने कभी भी अनुष्का को अपनी वाइफ की नज़रों से नहीं देखा और वैसे भी मुझे ज़्यादा टाइम मिलता ही नहीं था कि मैं ये सब बातें या ये सब चीज़ों पर कोई भी ध्यान दूँ। अविका ज्यादा कर समय तब से अनुष्का और उसके बेटे आदित्य के साथ बताने लगी। हालांकि उस समय उसके बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया, पर मैंने कभी इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया। अचानक जब अविका 18 साल की हुई तो अभिमन्यु अविका की जिंदगी में आया। मैं खुद भी एक पल के लिए कंफ्यूज हो गया कि अभिमन्यु राय सिंघानिया मेरी बेटी से शादी क्यों करना चाहता है। हालांकि जब मैंने ये महसूस किया कि अभिमन्यु उसकी मेरी बेटी का पिछले 1 साल से उसकी पल पल की इन्फॉर्मेशन अपने पास रख रहा है, यहाँ तक कि वो क्या कर रही है, कहाँ जाती है, क्या करती है, सब कुछ ख्याल रखता है, और अविका आदित्य और अनुष्का की तरफ कुछ ज़्यादा ही झुकती जा रही है, तो मैंने उसकी शादी अभिमन्यु से करा दी। और शादी के बाद वो पता नहीं इतनी चेंज कैसे हो गई कि अचानक उसे अनुष्का बिल्कुल पसंद नहीं आई, और जो चीज़ मेरी बेटी को पसंद नहीं थी वो मुझे कैसे हो जाती।
राजवीर जी ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, मैंने उससे कहा कि मैं अनुष्का से शादी नहीं करूंगा, लेकिन सर्टेनली मेरी लाइफ में ये सब अचानक हो गया कि मैं अनुष्का के बनाए हुए जाल में फंस गया और ना चाहते हुए भी मुझे आज उससे शादी करने के लिए हाँ करना पड़ा। अगर टाइम रहते अविका उसके बारे में सब कुछ नहीं बताती तो मुझे ये बात कभी पता भी नहीं चलती कि मेरी बेटी के लिए अनुष्का एक ऐसी माँ साबित होने वाली थी जो मेरी बेटी की जिंदगी नरक बना लेती। मैंने आपको सारी बातें बता दी इसलिए ताकि आपको हर एक बात पता हो और आप अपने मन से मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहें। तो बताइए, क्या आप मुझसे शादी करेगी? नेहा सारी बातें बहुत गौर से सुन रही थी, उसकी आंखों में अभी नमी थी। वो राजवीर जी की तरफ देखकर बोली, हमें नहीं पता कि हम अविका को वो प्यार दे भी पाएंगे जो वो भी डिजर्व करती है, लेकिन हम अपनी तरफ से उन्हें पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें हमेशा एक माँ की कमी महसूस ना होने दें। हम उन्हें हमेशा एक माँ की तरह प्यार करेंगे। हमारी लाइफ में कोई और था, हम किसी और से प्यार करते थे, लेकिन हम अब उस इंसान से काफ़ी दूर आ चुके हैं। अगर वो हमारे सामने भी होगा तब भी हम उसके बगल से गुजर कर चले जाएंगे, लेकिन कभी उस इंसान को मुड़कर नहीं देखेंगे जिसने हमें बीच दोराहे पर छोड़ दिया। हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं राजवीर जी। पहली बार नेहा के मुंह से अपना नाम सुनकर राजवीर जी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और नेहा की तरफ देखकर कहा, तो चलो चलते हैं, फिर शादी करते हैं। तो क्या आप हमारा साथ दोगी? नेहा ने एक नज़र राजवीर जी के हाथ को देखा और फिर उनकी आंखों में देखकर हाँ में सिर हिला दिया और अपना हाथ राजवीर जी के हाथ में रख दिया। अविका अभिमन्यु की तरफ देखकर अपनी पलकें झपकाते हुए बोली, मन्यु, क्या नेहा आंटी पापा से शादी करने के लिए हाँ कहेंगे? वो अभी तक आए क्यों नहीं? उन्हें काफ़ी देर हो गई है, कहीं वो मना तो नहीं कर देंगी? लेकिन वो मना क्यों करेगी? उन्होंने तो पहले मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मेरी मॉम बनेंगी, लेकिन अगर पापा ने कुछ कह दिया और उन्होंने मना कर दिया तो मैं क्या करूँ मन्यु? अभिमन्यु ने अविका को अपनी पास में बैठाया और पास में रखा पानी को देते हुए बोला, शांत हो जाओ वाइफी, इतना परेशान क्यों हो रही हो? सब कुछ ठीक होगा, समझी? डेट को वो जरूर पसंद आएंगी, जिसे तुम अपनी मॉम बनाना चाहती हो वो जरूर शादी के लिए हाँ कर देंगी। अविका कुछ और कह पाते कि उसने देखा नेहा राजवीर जी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए आ रहे थे। ये देखकर अविका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से अभिमन्यु को गले लगाकर कहा, मन्यु, आई एम सो हैप्पी, देखो दोनों मान गए, देखो उनके हाथ एक दूसरे के हाथों में हैं। अभिमन्यु ने अविका को अपनी बाहों में भरकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी किस करके कहा, तो मिसेज रायसिंघानिया अब तो खुश हो जाओ, फाइनली वो आपकी मॉम बनने वाली है। अविका अभिमन्यु से अलग होकर बोली, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। कुछ देर बाद वो सारे लोग कोर्ट के बाहर थे, वही राजवीर जी और नेहा जी की गले में जयमाला पड़ी हुई थी और दोनों के हाथों में अभी उनके मैरिज सर्टिफिकेट थे। नेहा की मांग में चमकता हुआ लाल सिंदूर उन्हें बेहद ही खूबसूरत बना रहा था। एक तो उन्होंने वैसे ही रेड कलर के कपड़े पहने हुए थे जिसकी वजह से वो अभी नई नवेली दुल्हन लग रही थी। सारे लोग वहां से सिंह विला के लिए निकल गई। सिंह विला में आने के बाद राजवीर जी और नेहा जैसे ही अंदर जाने के लिए बढ़े कि अचानक अविका जल्दी से बोली, अरे अरे रुक जाए, आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते। राजवीर जी बोले, लेकिन बेटा अब क्या हुआ? अविका बोली, अरे पापा, पहले मॉम का गृह प्रवेश होगा फिर आप अंदर आ सकते हैं। उसने पहले से ही मेड को फोन करके सब कुछ तैयार करवाने को कह दिया था। मेड जल्दी से पूजा की थाली लेकर आई तो अविका ने अपने पापा और नेहा की आरती उतारकर उन दोनों को तिलक लगाया। उसने इस चावल का कलश और अलता की थाली कलश के आगे रखकर नेहा की तरफ देखकर कहा, मॉम आप पहले इस चावल के कलश पर अपने राइट वाला पैर से हल्के से किक कीजिए और फिर इस अलता में पैरों को रखकर अंदर आ जाए। नेहा ने एक नज़र अविका को देखा, उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसकी शादी हो गई है और जो रस्म एक नंदद या फिर एक सास को करनी चाहिए वो उसकी बेटी कर रही है। हाँ बेटी, उसने अविका को अपनी बेटी मान लिया था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जैसे जैसा अविका ने कहा वो राजवीर जी का हाथ पकड़कर अंदर जैसे ही गृह प्रवेश कर आ गई। अविका नेहा राजवीर जी की तरफ देखकर बोली, आप लोग जाकर पहले फ्रेश हो जाए, वैसे भी कोर्ट में काफी ज्यादा बवाल हो गया था, सब थक गए होंगे ना, तब तक मैं मेड से डिनर के लिए बोल देती हूँ। सारे लोगों ने हाँ में सिर हिलाया और अपने अपने रूम में चले गए। गृह प्रवेश के समय वैभव भी सिंह विला में आ चुका था। तनुजा जब रेस्ट करने के लिए अपने रूम में आई तो उसके फोन में अचानक किसी का कॉल आया। उसने जब कॉल देखा तो कॉल मिसेज अवस्थी कर रही थी। अचानक उनका कॉल देखकर तनुजा खुद भी हैरान हो गई क्योंकि उन्होंने नंबर जरूर ले लिया था उसका, पर मिसेज अवस्थी ने उससे सिर्फ फोन पर 2 ही बार बात की थी। जब तनुजा ने कॉल उठाया तो मिसेज अवस्थी की परेशान भरी आवाज आई, तनुजा बेटा तुम प्लीज जल्दी से अवस्थी विला जाओ। तनुजा मुझे परेशान होकर बोली, लेकिन आंटी आप अचानक इस तरह से मुझे अवस्थी विला क्यों बुला रही हैं? क्या कुछ हुआ है? क्या देवांश ठीक है?
तनुजा को इतना परेशान देखकर मिसेज अवस्थी जल्दी से बोली, अरे अरे नहीं नहीं बेटा, वो दरअसल हमें बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग की वजह से वापस जाना होगा और फिर जिस प्रोजेक्ट की वजह से हम लोग जा रहे हैं वो प्रोजेक्ट कम से कम 1 महीने तक चलेगा, इसलिए हमें अभी जस्ट तुम्हारी ज़रूरत है। क्योंकि मैंने एक मेड से बात की है, वो कल ही अवस्थी विला में आ पाएगी, लेकिन तब तक देवांश को किसी न किसी की तो ज़रूरत है ही और हमें जस्ट अभी ही निकलना है, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल कर दिया। प्लीज़ जल्दी से अवस्थी विला आ जाओ। बेटा माफ़ करना कि मैंने तुमसे बिना पूछे ही ये डिसीजन ले लिया और तुम पर अपना डिसीजन थोप रही हूँ, लेकिन बेटा सच में अभी मुझे हम दोनों को जाना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़रूरी नहीं होता तो मैं पक्का अपने बेटे को इस हालत में छोड़कर नहीं जाती। तनुजा बोली, अरे रहने दीजिए आंटी, आप इतना परेशान क्यों हो रही है, और रही बात मेरी तो मैं अभी आती हूँ, कहकर उसने कॉल काट दिया और खुद मुंह हाथ धुलकर वापस नीचे आ गई। वो वापस सिंह विला से बाहर जाने लगी कि अविका जो कि मेड से डिनर के लिए कह कर आई थी, वो तनुजा को सिंह विला से बाहर जाते हुए देखकर उसके पीछे से आवाज़ देकर बोली, तनुजा तुम कहाँ जा रही हो। तनुजा पीछे मुड़कर अविका की तरफ देखकर बोली, एक्चुअली मिसेज एंड मिस्टर अवस्थी दोनों वापस जा रहे हैं और जिसकी वजह से देवांश के पास कोई भी नहीं है, मुझे अभी ही अवस्थी विला जाना पड़ेगा। अविका अपने सिर पर हाथ रखकर बोली, अरे यार आंटी का मेरे पास मैसेज आया था, मेरे पास भी टाइम नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें अवस्थी विला जाने के लिए उनसे कह दिया, इसलिए शायद उन्होंने तुम्हें फ़ोन किया होगा। तनुजा बोली, पर तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था ना। अविका बोली, अरे यार मैं अभी तेरे पास ही आने वाली थी, जब उनका मैसेज आया था तब मैं किचन में थी। तनुजा बोली, ओके ओके ठीक है मैं जा रही हूँ। वो जैसे ही फिर से जाने के लिए मुड़ी कि पीछे से पीयू की आवाज़ आए, अरे आप कहाँ जा रही हो। तनुजा मुस्कुराते हुए बोली, मैं अवस्थी विला जा रही हूँ। पीयू उदास होकर बोली, फिर आप कब आओगे। तनुजा ने पीयू के गालों पर हाथ रखकर कहा, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी तुमसे मिलने, ठीक है। पीयू ने हाँ में सिर हिलाया तो तनुजा दोनों से मिलकर वहां से चली गई। अविका जब रूम में आई तो अचानक वो अभिमन्यु की गोद में थी। जैसे ही उसने की महसूस किया गिरने की डर की वजह से उसने अपने दोनों हाथों को अभिमन्यु के गले में लपेट दिया। अभिमन्यु ने उसको इस तरह से देखा तो उसे बेड पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर झुकते हुए बोला, जब पता है कि मेरे सिवा यह हरकत कोई नहीं कर सकता फिर तुम इतना डरती क्यों हो। अविका अपनी आंख खोलकर अभिमन्यु की आंखों में देखकर बोली, मुझे लगा पता नहीं मैं कहीं गिर ना जाऊं। अभिमन्यु उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला, मेरे होते हुए तुम कभी नहीं गिर सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम जब जब मुझे बुलाओगी हमेशा खुद को मेरे पास पाओगी। कहकर वो जैसे ही उसके होठों को चूमने के लिए आगे बढ़ा कि अचानक उसके फोन पर किसी का कॉल आया। उसने गुस्से में अपनी आंखें बंद कर ली और खुद से ही बोला, इस कॉल को भी अभी आना था। वही उसके पास में लेटी हुई अविका अभिमन्यु की बात तो सुन ली थी, पर फिर भी वो अनजान बनते हुए बोली, अभिमन्यु जल्दी से कॉल उठाए, पता नहीं किसका कॉल है। अभिमन्यु हल्के नाराजगी में बोला, किसी बेवकूफ़ का ही कॉल होगा। अभिमन्यु ने अपना फ़ोन उठाया तो फ़ोन उसके मैनेजर प्रशांत का था। प्रशांत का इस समय कॉल देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गई, क्योंकि प्रशांत कभी भी उसे बेवक्त कॉल नहीं करता था और अभी तो फिलहाल उसने प्रशांत को बहुत इंपॉर्टेंट काम दे दिया था जिसे प्रशांत कर रहा था। उसने कॉल उठाया और जैसे ही हेलो कहा उधर से प्रशांत ने कुछ कहा, जिसे सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ साफ दिखने लगी। वही उसके पास में लेटी हुई अविका अभिमन्यु की बात तो सुन ली थी, पर फिर भी वो अनजान बनते हुए बोली, अभिमन्यु जल्दी से कॉल उठाए, पता नहीं किसका कॉल है। अभिमन्यु हल्के नाराजगी में बोला, किसी बेवकूफ़ का ही कॉल होगा। अभिमन्यु ने अपना फ़ोन उठाया तो फ़ोन उसके मैनेजर प्रशांत का था। प्रशांत का इस समय कॉल देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गई, क्योंकि प्रशांत कभी भी उसे बेवक्त कॉल नहीं करता था और अभी तो फिलहाल उसने प्रशांत को बहुत इंपॉर्टेंट काम दे दिया था जिसे प्रशांत कर रहा था। उसने कॉल उठाया और जैसे ही हेलो कहा उधर से प्रशांत ने कुछ कहा, जिसे सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ साफ दिखने लगी। अब आगे अविका जो कि अभिमन्यु के एक्सप्रेशन देख रही थी वो उठकर बैठ गई और अभिमन्यु की तरफ देखकर बोली, क्या हुआ मन्यु, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं और किसका फ़ोन था। अभिमन्यु अविका के पास बैठकर परेशान भरी आवाज़ में बोला, अविका प्रशांत को कॉल आया था, डैड को हार्ट अटैक आया है और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, मॉम मुंबई में अकेली है, वैभव भी यहीं पर है, जिसकी वजह से मुझे अभी ही जाना होगा। अविका बोली, ओके आप जाने की तैयारी कीजिए, क्या मैं भी आपके साथ चलूँ। अभिमन्यु अविका के चेहरे पर एक हाथ रखकर बोला, तुम्हारे डैड की आज ही शादी हुई है और तुम ऐसे अचानक वहां जाओगी तो नेहा जी को बुरा लगेगा, उन्हें अभी भी सिंह विला के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो ऐसे अगर तुम उन्हें छोड़कर मेरे साथ चलोगी तो उन्हें बुरा भी लगेगा। फिलहाल डैड की चिंता मत करो, मैं वहां जा रहा हूं और वैसे भी पीहू भी यहीं पर है, साथ में वैभव भी।
अविका के चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ साफ दिख रही थी। उसे याद करने की कोशिश की तो उसे याद आया कि अभिमन्यु के पापा विक्रम राय सिंघानिया काफी नेक दिल इंसान है। विक्रम सिंघानिया को सबसे ज्यादा प्यार जानवरों से है। वो जानवरों और पशु पक्षियों को इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने एक अलग से विला लेकर काफी ज्यादा जानवर और पशु पक्षियों को पाल कर रखा है जो कि इस दुनिया से विलुप्त होने वाले हैं। कुछ देर बाद अभिमन्यु राजवीर जी और अविका से मिलकर मुंबई के लिए निकल गया। उसके साथ प्रशांत और उसके सारे बॉडीगार्ड भी वहां से मुंबई के लिए निकल गए। हालांकि अविका का जाने का बहुत मन था पर अभी वो अभिमन्यु के मना करने की वजह से वो भी ना जाने से मान गई थी। उसे याद आया कि उसकी पिछली जिंदगी में भी विक्रम राज सिंघानिया को ऐसे ही हार्ट अटैक आया था। हालांकि ये उनका दूसरा हार्ट अटैक था और वो ठीक भी हो चुके थे पर डॉक्टर ने उन्हें कुछ भी काम करने से मना कर दिया था। लेकिन विक्रम राय सिंघानिया वहां से अपने जानवरों से मिलने हमेशा जाते थे, जिसकी वजह से एक बार उनके पाले हुए व्हाइट शेर ने उसके ऊपर अचानक हमला कर दिया और जिसकी वजह से विक्रम राज सिंघानिया की वहीं मौत हो गई। जब डॉक्टर ने उस शेर को चेक किया तो पता चला कि उसे किसी ने पागल हो जाने का इंजेक्शन दे दिया था, जिसकी वजह से उससे ने विक्रम राज सिंघानिया के ऊपर हमला कर उसे मार दिया। और इस बात की खबर अविका के कानों तक तो पहुंची थी पर इससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा था और आज तक उसे ये भी पता नहीं चल पाया कि आखिर विक्रम राय सिंघानिया को किसने मारने की कोशिश की थी। और ये सब याद आते ही उसके चेहरे की परेशानी और भी बढ़ गई। अविका खुद से ही बोली, यानी कि अभिमन्यु के पापा को हार्ट अटैक के बाद उनकी जान को फिर से खतरा है। एक बार यहाँ का सारा मैटर खत्म हो जाने दो, फिर मैं वहाँ जाऊंगी। आखिर मैं भी तो अपने ससुराल जाकर देखो कि वहाँ के लोग होते कैसे हैं। बालकनी में खड़ा वैभव को जैसे ही ये बात पता चली उसने तुरंत अपना फोन निकाला और मिसेस राय सिंघानिया नाम से सेव हुए नंबर पर कॉल मिला दिया। 2-3 रिंग जाने के बाद किसी ने वैभव का कॉल उठाया और उधर से मिसेज राय सिंघानिया की बेहद कड़क आवाज आई, क्यों फोन किया है मुझे। मिसेज पायल राय सिंघानिया की कड़क आवाज सुनकर वैभव का चेहरा उतर गया। वो उदास होकर बोला, मॉम मैंने सुना है कि वो कुछ आगे कह पाता कि फिर से पायल राय सिंघानिया की कड़क आवाज आए और वो इस बार काफी जोर से चीखते हुए बोली, जस्ट शट अप, मुझे अपनी मॉम समझने की कोशिश मत किया करो। कितनी बार तुमसे कहा है कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, फिर तुम मुझे मॉम क्यों कहते हो। अगर तुम्हें विक्रम जी बचपन में घर लेकर नहीं आते तो तुम कभी भी राय सिंघानिया परिवार से नहीं जुड़ते। सबकी नज़रों में तुम राय सिंघानिया परिवार के छोटे बेटे हो, लेकिन तुम नहीं हो मेरे बेटे, इसलिए मुझे मॉम बोलने की गलती दोबारा कभी मत करना, समझे तुम। वैभव की आंखें नम हो चुकी थी। दुनिया के सामने अंडरवर्ल्ड का माफिया किंग वैभव राय सिंघानिया की आंखें आज आंसू की वजह से लाल हो गई थी। अगर कोई इसे इस तरह हारता हुआ देखता तो सच में विश्वास नहीं कर पाता कि वो वही वैभव राय सिंघानिया है जो अंडरवर्ल्ड का किंग है, जो दुनिया के सामने बेहद कड़क और हार्टलेस इंसान बनकर रहता था। हालांकि वो अपने परिवार के सामने हमेशा खुश रहता और दूसरों को भी हंसाना जानता है, जिसके सीने में इतना दर्द छुपा हुआ था कि वैभव किसी के गले मिलकर बेहद रोना चाहता था। वैभव अपनी बातों को सही करते हुए बोला, सॉरी मिसेज राय सिंघानिया, लेकिन डैड कैसे हैं, उन्हें हार्ट अटैक आया है, क्या वो ठीक हैं। उसकी बात सुनकर मिसेस राय सिंघानिया वैभव को डोंट मार कर बोली, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है वैभव, तुम तो यही चाहते हो ना कि जल्दी जल्दी से विक्रम मर जाए और उसके बाद तुम राय सिंघानिया परिवार की दौलत को आधा आधा कर लो। तुम हमेशा विक्रम से मिले रहते थे, इसकी वजह से तो विक्रम ने भी तुम्हें सबके सामने राय सिंघानिया परिवार का छोटा बेटा करार कर दिया है। तुम तो यही चाहते हो ना कि तुम मेरे अभिमन्यु की प्रॉपर्टी को आधा अपनी तरफ कर लो। मुझे तो लगता है तुम्हारी नियत ही गंदी है और तुम पूरी राय सिंघानिया इंडस्ट्री को अपने नाम करना चाहते हो, तभी तो हमारी जिंदगी से वापस नहीं गए। वैभव और उनकी बातों को और नहीं सुन सकता था, इसकी वजह से उसने कॉल काट दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वैभव अंडरवर्ल्ड का माफिया किंग है, ये बात किसी को पता नहीं थी क्योंकि वैभव कभी भी किसी के सामने आया ही नहीं था और जब भी वो कभी माफिया की मीटिंग में जाता तो वह मास्क और कैप लगाकर जाता था, जिसकी वजह से माफिया की दुनिया में उसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। हालांकि उसकी वो भूरी आंखों को देखकर हर कोई डरता था। वैभव के पास खुद का इतना पैसा था कि वो खड़े खड़े कुछ भी चीज को पसंद करता और वो खरीद सकता था। इनफैक्ट वैभव ने दूसरे नाम से कई बड़ी कंपनियां खोल रखी थी जो कि काफी हाई लेवल की थी और ये बात विक्रम और अभिमन्यु के अलावा किसी को पता नहीं थी। यहाँ तक कि पायल राय सिंघानिया को ही पता नहीं था कि वो जिससे प्रॉपर्टी को हड़पने का इल्जाम लगा रही है वो दरअसल खुद एक करोड़पति इंसान है। वो अभी बालकनी में खड़ा हुआ था और उसकी नज़र बगीचे में जा रही थी जहां तेज धूप की वजह से फूल मुरझा चुके थे पर उनकी महक पूरे बगीचे में फैली हुई थी। उसे देखकर वैभव भी बोला, मेरी जिंदगी बिल्कुल इन फूलों की तरह है जो मुरझाई हुई है। कहने को तो मैं वैभव राय सिंघानिया हूँ, मेरे पीछे राय सिंघानिया नाम का टैग लगा हुआ है जिससे लोग मुझे राय सिंघानिया परिवार का छोटा बेटा समझते हैं, पर उन्हें क्या पता कि मेरे पास सिर्फ ये नाम ही है, बाकी मेरे पास कुछ भी नहीं है। अचानक उसके कानों में पीहू की आवाज आई। पीहू अंदर आते हुए बोली, वैभव बहुत तेज भूख लगी है और मुझे अभी खाना खाना है।
पीहू की बात सुनकर वैभव ने तुरंत खुद को ठीक किया और अपने चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज कर पीहू के पास आकर बोला, जब तुम्हें भूख लगी थी तो तुम मेरे पास क्यों आए, पहले जाकर डिनर करती ना। पीहू अपने कमर पर हाथ रखकर दोनों आंखें छोटी करके वैभव की तरफ देखकर बोली, अच्छा जी, एक तो मैं आपको यहाँ बुलाने आई हूँ और ऊपर से आप हो, क्या आप मुझे ही डांट रहे हो, सच में भलाई का तो जमाना ही नहीं है। पीहू की इतनी क्यूट सी हरकतें देखकर वैभव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो पीहू के माथे पर किस करते हुए बोला, ओके जान, चलो चलते हैं डिनर करने, कहकर उसने पीहू का हाथ पकड़ा और दोनों डाइनिंग रूम की तरफ जाने लगे। नेहा अपने रूम से परेशान होकर बाहर आ रही थी। अचानक अविका, जो कि उसे डिनर के लिए बुलाने जा रही थी, वो नेहा को सुबह वाले कपड़ों में ही देखकर बोली, मॉम आपने चेंज क्यों नहीं किया। नेहा परेशान होकर बोली, अविका मेरे सामान मेरे रूम में नहीं है और मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मैंने मेड से भी पूछा तो उन्हें भी इस बारे में कुछ नहीं पता है, मैं अब क्या करूँ। अविका मुस्कुराते हुए बोली, मॉम आप इतनी सी बात के लिए इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो रही है, और रही बात आपकी सामान की, तो अब आपकी शादी डैड से हो चुकी है तो इस नाते आपका सामान भी मैंने डैड के रूम में शिफ्ट करवा दिया। अविका की बात सुनकर नेहा हैरान होकर बोली, क्या तुमने मेरा सारा सामान राजवीर जी के रूम में क्यों से शिफ्ट करवा दिया। अविका, वो क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, आते ही मैंने उनके रूम में कब्जा करना शुरू कर दिया। अविका प्लीज़ तुम मेड से कहकर वापस मेरा सामान रूम में भिजवा दो। अविका नेहा का हाथ पकड़कर बोली, अब आप मॉम हो मेरी, राजवीर सिंह की वाइफ हो आप मिसेज सिंह, तो आप इस नाते उनके रूम में ही रहोगी, क्योंकि अब आप उनकी पत्नी हो और पति पत्नी को हमेशा एक ही रूम में रहना चाहिए, जैसे मैं और अभिमन्यु रहते हैं। अब आप जल्दी से डैड के रूम में जाए और चेंज करके वापस आए, वैसे भी दोपहर के ऑलरेडी 12:30 बज चुके हैं, डिनर का टाइम कब का हो चुका है, कहकर अविका तो वहां से चली गई। लेकिन नेहा के चेहरे पर परेशानी छोड़ गई। नेहा ने खुद को शांत किया और वो हल्के हल्के कदमों से राजवीर जी के रूम की तरफ चली गई। वैसे भी राजवीर और उनका रूम में कोई ज्यादा दूर थोड़ी ना था, उसके जस्ट पास वाला ही रूम तो राजवीर जी का रूम था। दरवाजे पर खड़े होकर नेहा सोचने लगी कि उससे रूम का डोर नॉक करना चाहिए कि नहीं। एक गहरी सांस लेकर उसने जैसे ही दरवाजा नॉक करने के लिए हाथ बढ़ाया कि अपना हाथ फिर से वापस खींच लिया और खुद से ही बोली, नहीं नहीं राजवीर जी मेरे बारे में क्या सोचेंगे और मैं क्या बोलूंगी उनसे। फिर खुद से ही बोली, वो मेरे बारे में क्यों सोचेंगे आप, जबकि उन्हें भी पता चल चुका है कि मेरी और उनकी शादी हो चुकी है, तो फिर वो मुझसे सवाल ही क्यों करेंगे। नेहा तू भी कुछ भी सोचती है, खुद को तसल्ली देकर उसने फिर से डोर नॉक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि अचानक गेट खोल गया और नेहा का हाथ राजवीर जी के चेहरे पर लगा। जैसे राजवीर जी एक पल के लिए वही जम गए, लेकिन जब उन्हें अपनी आंखों में हल्की सी चुभन हुई तो वो अपनी आंख पर हाथ रखकर हल्के से बोले, आउच। दरवाजे पर खड़े होकर नेहा सोचने लगी कि उससे रूम का डोर नॉक करना चाहिए कि नहीं। एक गहरी सांस लेकर उसने जैसे ही दरवाजा नॉक करने के लिए हाथ बढ़ाया कि अपना हाथ फिर से वापस खींच लिया और खुद से ही बोली, नहीं नहीं राजवीर जी मेरे बारे में क्या सोचेंगे और मैं क्या बोलूंगी उनसे। फिर खुद से ही बोली, वो मेरे बारे में क्यों सोचेंगे आप, जबकि उन्हें भी पता चल चुका है कि मेरी और उनकी शादी हो चुकी है, तो फिर वो मुझसे सवाल ही क्यों करेंगे। नेहा तू भी कुछ भी सोचती है, खुद को तसल्ली देकर उसने फिर से डोर नॉक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि अचानक गेट खोल गया और नेहा का हाथ राजवीर जी के चेहरे पर लगा। जैसे राजवीर जी एक पल के लिए वही जम गए, लेकिन जब उन्हें अपनी आंखों में हल्की सी चुभन हुई तो वो अपनी आंख पर हाथ रखकर हल्के से बोले, आउच। अब आगे क्योंकि नेहा की एक उंगली राजवीर जी के लेफ्ट वाली आंख में लग चुकी थी, जिसकी वजह से वो अपनी आंख को पकड़कर खड़े हो गए। वही राजवीर जी को इस तरह देखकर नेहा हड़बड़ाते हुए बोली, सॉरी सॉरी हमसे गलती हो गई, हमें पता नहीं था कि आप अचानक गेट खोल देंगे, कहकर वो राजवीर जी की लेफ्ट आंख में फूंक मारने लगी। उसे पता भी नहीं चला था कि वो कब राजवीर जी के इतने करीब आ गई है। वो अपनी ही धुन में राजवीर जी की आंखों पर फूंक भी मारते जा रही थी और साथ ही साथ उनसे सॉरी भी बोलती जा रही थी। जब उसे कुछ देर बाद होश आया कि वो अभी किस पोजीशन में खड़ी है तो वो हड़बड़ा कर 2 कदम पीछे हट गई और शर्म की वजह से अपना सिर झुकाते हुए बोली, माफ करना। वो कुछ और कह पाती कि राजवीर जी बोले, डोंट वरी, इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आप यहाँ क्या कर रही हैं। राजवीर जी ने नेहा को ऑकवर्ड देखते हुए सवाल ही चेंज कर दिया। नेहा को जैसे ही याद आया कि वो अभी यहाँ पर क्या कर रही है तो वो राजवीर जी की तरफ देखकर बोली, हाँ वो अविका ने हमारा सारे सामान आपके रूम में शिफ्ट करवा दिया है, जिसकी वजह से हमें चेंज करना था। राजवीर जी बोले, ओके तो आप जल्दी से चेंज कर लीजिए, फिर हम नीचे लंच के लिए चलते हैं, आपका सारा सामान चेंजिंग रूम में रखा हुआ है। नेहा ने एक नज़र राजवीर जी के रूम को देखा। राजवीर जी का रूम बहुत बड़ा था और बहुत ही ज़्यादा यूनिक था। वो वहां से डायरेक्ट चेंजिंग रूम में चली गई। उसने जल्दी से अपने कपड़े लिए और वो बाथरूम में चेंज करने चले गई।
कुछ देर बाद जब नेहा चेंज कर वापस आई तो उसने अभी एक हल्के रेड कलर की सिल्क में साड़ी पहनी हुई थी। उसके गले में पड़ा मंगलसूत्र और उसके मांग में भर सिंदूर उस पर बेहद जच रहा था। वो अपनी साड़ी को ठीक करते हुए आ रही थी। वही राजवीर जी की नज़र तो नेहा के ऊपर ही जम चुकी थी। ब्यूटीफुल। अचानक उसके मुंह से ये शब्द निकल गया। उन्हें अभी नेहा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। नेहा उनके पास आकर बोली, चले लंच करने के लिए, हमें बहुत तेज भूख लगी है। उसकी इतनी प्यारी बातें सुनकर राजवीर जी हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, लेकिन आप ऐसे कैसे नीचे जा सकती हैं। नेहा ने एक नज़र अपने आप को देखा और बोली, लेकिन क्यों, हम तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कोई कमी रह गई है क्या? मेरी साड़ी बिल्कुल ठीक नहीं बंधी है। राजवीर जी ने नेहा का हाथ पकड़ा तो नेहा एक पल के लिए सिहर उठी। राजवीर जी ने उसे ड्रेसिंग टेबल के पास में रखी चेयर पर बैठा दिया और अपनी अलमारी से कुछ निकालने लगे। नेहा सवालिया नजरों से राजवीर जी को देखने लगी। राजवीर जी ने कबर्ड में से कुछ निकाला और नेहा के पास आकर बोले, तुम परफेक्ट तो हो पर अभी भी एक कमी है। कहकर उन्होंने उनके गले में प्यारा सा नेकलेस पहना दिया जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल लेकिन बहुत ही ज्यादा यूनिक और खूबसूरत था। साथ ही साथ उन्होंने नेहा के कानों में ईयरिंग भी पहना दिए और उनके माथे पर बिंदी लगाते हुए बोले, अब आप बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो। नेहा ने एक बार मिरर में खुद को देखा तो सच में वो अभी बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। नेहा ने राजवीर जी को मिरर में से देखा और खुद को देखकर राजवीर जी की तरफ देखकर कहा, थैंक यू। राजवीर जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, अब चलो, तुम्हें भूख लगी थी ना। नेहा को जैसे ही ये बात याद आई वो जल्दी जल्दी से खड़ी होते हुए बोली, सच में हमें बहुत तेज भूख लगी है। कहकर वो जैसे ही जाने लगी कि अपनी साड़ी में फंसने की वजह से वो गिरने लगी। पास में खड़े राजवीर जी ने देखा कि नेहा गिरने वाली है तो उन्होंने जल्दी से नेहा की कमर पकड़कर उसे थाम लिया और परेशान होकर बोले, भूख लगी है तो इसमें गिरने की क्या बात है, शांत होकर चलो ना। नेहा एम्बैरस होकर बोली, वो हमें साड़ी तो पहनाना आता है पर हमने कभी साड़ी पहनकर इस तरह से चला नहीं है तो हमें साड़ी पहनकर चलने में दिक्कत हो रही है। राजवीर जी ने नेहा को देखा जो कि बच्चों वाली हरकतें कर रही थी। वो उसको सही से खड़ा करते हुए बोले, तो आपको ये साड़ी पहनने की क्या ज़रूरत थी? आप जिस कपड़ों में कंफर्टेबल हो आप वही कपड़े पहन सकती हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि शादी के बाद सिर्फ साड़ी ही पहन सकते हैं, ठीक है। नेहा जी ने हाँ में सिर हिलाया और वो दोनों वहाँ से डायरेक्ट डाइनिंग रूम की तरफ जाने लगे। तनुजा अपने दोनों हाथ बांधे गुस्से में खड़ी देवांश को देख रही थी। देवांश जो कि कब से खाना खाने से मना कर रहा था। पास में खड़ी दो नर्स भी जो कि देवांश की केयर करती थी वो भी देवांश को लंच के लिए मनाते मनाते थक चुकी थी पर देवांश था कि वो लंच करने के लिए मान ही नहीं रहा था। वही तनुजा जो कि अभी कुछ देर पहले ही अवस्थी विला आई थी वो देवांश के नखरे देखकर गुस्से में रूम में आते हुए बोली, अरे नज, आपको कहने की जरूरत ही क्या है। इन नवाब को खाना खाना होगा तो ये खा लेंगे और नहीं खाना होगा तो भूखे ही रहेंगे, आप जाए यहाँ से। तनुजा को वो दोनों नर्स बहुत अच्छे से जानती थी लेकिन फिर भी उनमें से एक नर्स परेशान होकर बोली, बट मैम इनकी दोपहर में दवा है और सर को अभी लंच करने की ज़रूरत है। अगर वो लंच नहीं करेंगे तो हम उन्हें दवा नहीं दे सकते और खासतौर पर मिसेज अवस्थी का साफ ऑर्डर है कि हम लोगों को देवांश सर का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारी जॉब चली जाएगी। तनुजा उसके हाथ से लंच लेकर बोली, डोंट वरी, आप जाएगी यहाँ से, इसे तो मैं देखती हूँ। उसने देवांश की तरफ देखकर कहा। दोनों ने नर्स ने एक दूसरे को देखा और हाँ में सिर हिलाकर रूम से बाहर जाने लगी कि तभी तनुजा फिर से बोली, प्लीज डोर बाहर से लॉक कर देना। एक नर्स ने तनुजा को देखकर हाँ में सिर हिलाया और जाते जाते उन्होंने रूम बाहर से लॉक कर दिया। तनुजा देवांश की तरफ देखकर बोली, क्यों, आपको लंच करने में शर्म आ रही है? आपसे कहा था ना कि आपको समय से लंच और डिनर सब कुछ करना होगा ताकि आप जल्दी ठीक हो सके। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपको जल्दी ठीक होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप जानबूझकर ये सब कर रहे हैं ना ताकि आप जल्दी से ठीक ना हो पाए और ना ही आप जल्दी से ठीक हो पाएंगे और फिर ना ही आप जल्दी से अपना काम कर पाएंगे, कामचोर खाए के। उसके मुंह से इतना प्यारा नाम शुरू कर देवांश हैरान होकर बोला, ओ अच्छा, तो तुम मुझे कामचोर बोल रही हो? सीरियसली, मुझसे ज्यादा काम ना तुम्हारे वो प्यारी सी जीजा जी ने भी नहीं किया होगा, उसने अभिमन्यु को बीच में लाते हुए कहा। तनुजा अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली, बात हम दोनों की हो रही है ना, बीच में आप जीजू को क्यों ला रहे हो? और हाँ, मैंने बहुत सुना है आपके बारे में, आप कितना काम करते हो और कितना नहीं, इसलिए आप चुपचाप से लंच कीजिए और अगर आपने एक बार ना किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देवांश अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, तुम मुझे धमकी दे रही हो? तनुजा ने लंच को टेबल पर रखा और देवांश के बहुत करीब आकर अपने दांत किटकिटाते हुए मगर गुस्से में बोली, अगर आपको ये धमकी ही लगती है तो धमकी ही सही। अब अगले मगर आपने कुछ और बोला ना लंच के लिए कि आपको लंच नहीं करना है। बाय गॉड, मैं आपको 3 दिन तक लंच नहीं दूंगी। देवांश हंसते हुए बोला, ठीक है, फिर मुझे डिनर और ब्रेकफास्ट दे देना। तनुजा इरिटेशन होकर बोली, मतलब मैं तुम्हें 3 दिन तक कुछ भी नहीं दूंगी खाने के लिए, ना डिनर और ना ही ब्रेकफास्ट।
देवांश हैरान होकर बोला, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मम्मी ने तुम्हें मेरा ख्याल रखने के लिए कहा है, लेकिन तुम तो यहाँ मुझे भूख हड़ताल पर बैठाने वाली हो। अगर तुमने मुझे खाना नहीं दिया तो मैं ठीक कैसे होऊं? तनुजा उसके बालों पर हल्के से हाथ फिराते हुए बोली, परफेक्ट, अगर तुमने खाना नहीं खाया तो तुम ठीक कैसे होंगे? उसने देवांश की ही बातों को रिपीट कर देवांश से ही कह दिया। देवांश खुद से ही बोला, क्या अजीब लड़की है, मेरी बात को मुझ पर ही चिपका रही है। एक बार मैं ठीक हो जाऊं फिर से बताता हूं इससे तो। तनुजा ने देवांश की सारी बातें सुनी थी, पर फिर भी वो देवांश की तरफ देखकर बोली, पहले ठीक तो हो जाए फिर मुझे बताना। कहकर उसने देवांश के आगे लंच कर दिया और वो अपने हाथों से उसे लंच कराने लगी। वही देवांश ही चुपचाप तनुजा के हाथों से लंच करने लगा। देवांश तनुजा की तरफ देखकर बोला, तुमने लंच किया? तनुजा ने ना में सिर हिला दिया तो देवांश ने भी अपने दूसरे हाथ से तनुजा को खाना खिलाने लगा। लंच कराने के बाद एक नर्स, जो कि दिखने में सुंदर और सेक्सी लग रही थी और वो जानबूझकर ऐसी कपड़े पहन कर आई थी जिसकी वजह से वो अभी और भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी, और उस नर्स को इस तरह से देखकर तनुजा को गुस्सा आ रहा था। वो चिढ़ते हुए उस नर्स की तरफ देखकर बोली, जी कहिए, अब आपको ऐसा क्या काम आ गया जो आप बिना नोट किए इससे मुंह उठाकर चली आई? रात के 1:30 बजे सिंह विला में वैभव बालकनी के झूले में बैठा हुआ चांद को देख रहा था। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। उसे नहीं पता था कि वो राय सिंघानिया परिवार में कैसे और कब आया। जहां तक उसे होश है, उसने अपना होश राय सिंघानिया विला में ही संभाला था। उसे लगता था कि पायल सिंघानिया उसकी मॉम है, पर पायल राय सिंघानिया का व्यवहार हमेशा से अभिमन्यु के लिए अच्छा और उसके लिए बुरा रहा था। धीरे धीरे उसे पता चलता गया कि पायल राय सिंघानिया उसकी जन्म देने वाली मां नहीं है, तो फिर वो भी पायल राय सिंघानिया से दूरी बनाकर रखने लगा। बचपन से ही उसे कभी मां का प्यार नहीं मिला, लेकिन हाँ, वैभव राय सिंघानिया ने हमेशा उसे एक पिता की तरह ही प्यार दिया था। यहाँ तक कि अभिमन्यु ने भी कभी भी वैभव को ये नहीं जताया था कि वो उसका सगा भाई नहीं है। वैभव से अभिमन्यु भी बहुत प्यार करता था। वैभव को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि वो अभिमन्यु और वैभव राय सिंघानिया का आंखों का तारा है। इसी की वजह से वो हमेशा पायल राय सिंघानिया की ताने सुनता रहता था, इसलिए उसने कभी भी पायल राय सिंघानिया के बारे में कोई भी गलत एक्शन नहीं लिया था। हालांकि अब वो अंडरवर्ल्ड माफिया किंग बन चुका था, उसके लिए पायल को ये बताना बहुत आसान था कि उसके पास भी उनके खुद के बेटे की तरह प्रॉपर्टी है, लेकिन वो पायल राय सिंघानिया की बहुत इज्जत करता था। पायल राय सिंघानिया हमेशा उससे ताने मारती रहती थी, लेकिन कभी भी वैभव ने पायल राय सिंघानिया के तानों को अपने दिल से नहीं लिया था। अचानक उसके कानों में कदमों की आहट पड़ी। उसने जब देखा तो पीहू अपनी आंखों को मसलते हुए बालकनी में आ रही थी। उसकी आंखों में नींद साफ साफ दिख रही थी। पीहू नींद में ही वैभव की गोद में आकर बैठ गई और अपना सिर वैभव के कंधे पर टिका कर बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वैभव पीहू को संभालते हुए बोला, तुम यहाँ पर क्यों आए? और रही बात मेरी, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ा यहाँ बैठ जाऊं। पीहू वैसे ही आंखें बंद कर बोली, अच्छा, मुझे आपके बिना सोने की आदत नहीं है ना, तो मेरी नींद खुल गई। जब मैंने आपको वहां पर नहीं देखा तो मैं आपको ढूंढते ढूंढते बालकनी में आ गई। पीहू के होंठ अभी वैभव की गर्दन से छू रहे थे, जिसकी वजह से वैभव की पकड़ पीहू की कमर पर कसी जा रही थी। वैभव खुद को शांत करते हुए बोला, पीहू, तुम मुझे बहका रही हो। अगर तुम इसी तरह मेरी गोद में रही तो आई स्वयं मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। पीहू, जो कि वो वैभव की गोद में सो चुकी थी, उसने पीहू के बातों का कोई भी रिस्पांस नहीं दिया, तो वैभव को पता चल गया कि पीहू की गोद में ही आकर सो गई है। उसने पीहू को अपनी गोद में उठाया और बेडरूम में पीहू को लेकर लेट गया। उसने अपनी वाइफ को देखा जो कि बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसने उसके माथे पर हल्के से किस किया और उसे देखते हुए बोला, थैंक यू वाइफी, मेरी लाइफ में आने के लिए, और उसे अपनी बाहों में भर कर सोने की कोशिश करने लगा। सुबह के टाइम अवस्थी विला में तनुजा और देवांश अभी गहरी नींद में सो रहे थे। तनुजा का सिर अभी देवांश की चेस्ट में रखा हुआ था, लेकिन तनुजा अभी जिस तरफ सो रही थी उस हाथ में देवांश के चोट नहीं लगी थी। काफी दिनों से परफेक्ट इलाज मिलने की वजह से देवांश काफी हद तक ठीक हो चुका था। बस अब उसकी हर दिन सिर की ड्रेसिंग होना लाजमी थी, और उसे अभी ज्यादा चलने फिरने से बिल्कुल ही मना करने के लिए डॉक्टर ने कहा था, क्योंकि उसके पैर में भी फ्रैक्चर हुआ था, जिसकी वजह से तो उसे अभी बिल्कुल चलने के लिए समझो मना ही था। देवांश जहां कहीं भी अगर थोड़ी बहुत देर घूमने जाता तो वो व्हीलचेयर से ही घूमने जाता था। अचानक दरवाजा लॉक होने की वजह से तनुजा की नींद खुल गई। उसने देखा तो देवांश अभी गहरी नींद में सो रहा था। वो देवांश को बहुत गौर से देखने लगी। उसकी आंखों में देवांश के लिए प्यार साफ साफ दिख रहा था। देवांश के बाल जो कि सोने की वजह से उसके माथे पर आ गए थे। तनुजा ने हल्के हाथों से उन वालों को उसके माथे से हटा दिया और उसके माथे पर किस कर वो उसे मुस्कुराते हुए देखने लगी। वो खुद से ही बोली, सोते हुए देखो कितने क्यूट लग रहे हैं, जब जाग जाएंगे तो देखो कैसे खूंखार शेर बन जाएंगे, जिद्दी इंसान। अचानक उसके कानों में देवांश की आवाज आए, लेकिन यही खूंखार और जिद्दी तुम्हारा पति बनने वाला है, फिर कैसे मुझे झेलोगी? और नींद में किसी का फायदा उठाना अच्छी बात नहीं होती है, मिस तनुजा मुखर्जी।
तनुजा हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ हाँ, तो जो नींद में सो रहा था वो भी तो मेरा है, तो अब मेरा मन कि मुझे उसके माथे पर किस करना चाहिए या फिर उसके होठों पर। देवांश तनुजा के माथे पर किस करते हुए बोला, हाँ मेरी जान, पता है मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और किसी का नहीं। तनुजा कुछ कहने को हुई कि एक बार फिर से दरवाजा नॉक होने की वजह से तनुजा चट गई। वो चढ़ते हुए देवांश की तरफ देखकर बोली, इस दरवाजे के पास जो कोई भी होगा ना, बाय गॉड मैं उसे बहुत सुनाने वाली हूँ। सुबह सुबह मेरी नींद खराब करके बार बार दरवाजा खटखटाए जा रहा है। देवांश मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मेरी लाल मिर्च, पहले जाकर दरवाजा खोलो, फिर उसके ऊपर बम फोड़ देना, ठीक है? और फिलहाल इतने टाइम नर्स ही होगी जो मुझे दवा देने आई होगी। तनुजा ने दरवाजा खोला तो वहां पर एक नर्स खड़ी हुई थी जिसने आज पिंक कलर के शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे। उसके बाल खुले हुए थे और वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन उस नर्स में जैसे ही देवांश के रूम में तनुजा को देखा, उसके चेहरे का रंग उतर गया। वो तनुजा को देखकर बोली, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तनुजा तो वैसे ही चढ़ चुकी थी। नर्स की तरफ देखकर उसे और चढ़ाते हुए बोली, क्यों, इससे आपको क्या मतलब है? मेरा मन में कहीं भी रुकूं। वो नर्स तनुजा की साइड से निकलकर अंदर जाते हुए बोली, आपको पता है ना कि सर की तबीयत अभी ज़्यादा ठीक नहीं है, तो आप। तनुजा गुस्से में उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ करते हुए बोली, लिसन, मुझे ज़्यादा बकवास करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। और हाँ, तुम नर्स हो तो नर्स ही बनकर रहो, मालकिन बनने की कोशिश मत करो। और तुम होती कौन हो ये पूछने वाली कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और क्या नहीं? उस नर्स का चेहरा उतर चुका था, लेकिन उसकी आंखों में तनुजा के लिए चीज साफ साफ दिख रही थी, जो कि तनुजा ने भी देख ली थी। वो एक लड़की थी और वो अभी उस नर्स को देखकर आसानी से कह सकती थी कि वो देवांश को रिझाने आई है, और इसी वजह से तनुजा को उस नर्स पर गुस्सा आ रहा था। वो नर्स फिर भी अपनी बातों से बाज नहीं आई और वो तनुजा की तरफ देखकर बोली, मैम मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, मुझे क्या है? देवांश उस नर्स की तरफ देखकर बोला, कोई बात नहीं है। और तनुजा, अब तुम शांत हो जाओ, वो कह तो रही है कि उसे नहीं पता था कि तुम उसकी बातों से इतना गुस्सा करोगी। देवांश की बातें सुनकर तनुजा को चिढ़ गई। वो उस नर्स की तरफ देखकर बोली, तुम आपसे दोबारा देवांश का चेकअप करने नहीं आओगी। तनुजा की बात सुनकर वो नर्स, जो कि काफी देर से अपने गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, वो गुस्से में बोली, आप मुझसे ये कहने वाली होती कौन हो? मैं सर का चेकअप करने आऊं या नहीं आऊं, मुझे यहाँ पर मिसेज अवस्थी ने अपॉइंट किया हुआ है, समझ? आप तो, आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है कि आप मुझे यहाँ से निकाल सकते। उसकी बात सुनकर अब तनुजा का भी दिमाग खराब हो चुका था। तनुजा ने गुस्से में खींचकर उस नर्स को एक थप्पड़ मारा और अपनी उंगली दिखाकर बोली, मुझे पता है तुम ये बकवास क्यों कर रही हो और ये अदाएं किसी और को दिखाना समझी। तुम जॉब पर जाते हैं ना, तो कायदे से जाते हैं। तुम्हारी तरफ पार्टी में तैयार होने जैसे कपड़े पहनकर कभी जॉब पर नहीं जाया जाता। तुम किस साइड से डॉक्टर लग रही हो? तुमने अभी ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जैसे तुम मॉडलिंग में जा रही हो। और रही बात मेरी, मैं तुम्हें अभी निकालती हूँ यहाँ से। और रही बात मिसेज अवस्थी की, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल रही हूँ तो वह कुछ नहीं कह पाऊंगी। शायद तुम भूल गई हो जिससे तुम बात कर रही हो वो कोई राह चलती लड़की नहीं है। मेरा नाम तनुजा मुखर्जी है। तुम जैसी 70 लाइन में लगी होंगी मेरी एक कहने पर, कहकर उसने मिसेज अवस्थी को कॉल कर दिया। कॉल उठाकर मिसेज अवस्थी की आवाज आई, क्या हुआ बेटा, आपने सुबह सुबह कॉल किया, कुछ हुआ है क्या? देवांश तो ठीक है ना? क्या उसे कुछ हुआ है क्या? उनकी परेशानी आवाज सुनकर तनुजा मिसेज अवस्थी को शांत करवाते हुए बोला, आंटी देवांश ठीक है, बस मुझे आज देवांश की नस को चेंज करना है। वो देवांश का ख्याल भी अच्छे से नहीं रख रही है और उसकी जबान कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। मिसेज अवस्थी हैरान होकर बोली, क्या वो एक नर्स है जो कि मैंने अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए हायर किया है? अब अगर वो ही उसका ख्याल नहीं रख रही है तो तुम उसे चेंज कर दो। मिसेज अवस्थी की आवाज अभी इतनी तो तेज थी कि पास में खड़ी नर्स भी उनकी आवाज साफ साफ सुन सकती थी। नर्स का चेहरा उतर चुका था। वो जैसे ही देवांश से कुछ कहने को हुई कि तनुजा, जो कि मिसेज अवस्थी से बात कर रही थी, वो फोन काटते हुए बोली, दोबारा मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना, अब निकलो यहाँ से, यहाँ पर मैं दूसरी मेड को बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर निकलवाऊं। वो नर्स ने एक नज़र देवांश को देखा और वहां से अपने पैर पटकते हुए चली गई, क्योंकि अभी उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। अब ये तो बताना बहुत मुश्किल था कि वो अभी मुस्कुराते हुए क्यों गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो तनुजा के लिए आगे चलकर खतरा साबित होने वाली थी, जिससे तनुजा बिल्कुल अनजान थी। दूसरी नर्स, जो कि मैरिड थी, उसे जैसी पता चला कि पहली नर्स को तनुजा ने बाहर निकाल कर फेंक दिया है तो उसके चेहरे पर परेशानी आ गई। उसे डर लग रहा था कि कहीं तनुजा उसे भी ना निकाल दे। वो डरते डरते देवांश के रूम में गई। उसने देखा कि तनुजा गुस्से में देवांश को घूर रही थी। नर्स की कदमों की आहट सुनकर तनुजा उस नर्स को देखकर बोली, आप प्लीज देवांश का चेकअप कर दीजिएगा और हाँ, इसे ब्रेकफास्ट भी करवा दीजिएगा। कहकर वो वहां से चली गई, क्योंकि अभी उसे देवांश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जिस तरह से देवांश ने उस नर्स का साथ दिया था, जिसकी वजह से तनुजा को अभी देवांश पर बहुत गुस्सा आ रहा था।
राजवीर जी जो कि अभी सोफे पर सो रहे थे क्योंकि नेहा अभी उनके बेड पर सो रही थी जिसकी वजह से उन्हें पूरी रात सोफे पर बिताई थी। अलार्म की वजह से उसकी नींद खुल गई, वो उठकर बैठ गए, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र नेहा पर पड़ी तो वो एक पल को नेहा को देखते ही रह गए क्योंकि नेहा अभी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर उसके बाल आ गए थे जिसकी वजह से वो नींद में ही बार बार कसमसा रही थी। राजवीर जी खड़े होकर नेहा के पास आकर बैठ गए। उन्होंने एक नज़र नेहा को देखा और हिचकिचाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाकर नेहा के बाल ठीक करने लगे, लेकिन हुआ उल्टा और नेहा अपनी नींद से जागने लगी। राजवीर जी ने जैसे ही ये देखा तो वो तुरंत उठकर बाथरूम में चले गए। अविका जो कि अभी तक सो रही थी, अचानक उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आया जिससे उसकी आंख खुल गई। उसने फ़ोन उठाकर बिना देखे नींद में ही कहा, कौन हो तुम, मुझे क्यों सुबह सुबह कॉल किया। उधर से अभिमन्यु की आवाज़ आई, हेलो अविका, तुम अभी तक सो रही हो, मुझे लगा तुम अब तक जाग गई होगी इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। अभिमन्यु की बात सुनकर अविका जो कि अभी तक नींद में थी वो तुरंत उठकर बैठ गई और अपनी आंखें को खोलकर बोली, सॉरी मन्यु, मुझे रात में देर से नींद आई थी इसलिए सुबह उठने में टाइम लग गया। अभिमन्यु बहुत अच्छे से जानता था कि अविका को अब उसकी आदत लग चुकी है और इसकी वजह से ही वो जल्दी सो रही पाई। वो बहुत प्यार से बोला, कोई बात नहीं, अब तुम जाओ और जाकर पहले फ्रेश होकर नाश्ता कर लो, फिर मुझसे बात कर लेना। पीहू जो कि अभी ही उठी थी, उसने जैसे ही अपने पास में वैभव को देखा तो उसके चेहरे पर कंफर्जन आ गई क्योंकि आज पहली बार वो वैभव से पहले उठी थी। उसने जैसे ही वैभव के माथे पर किस किया तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। पीहू घबराते हुए बोली, वैभव क्या हुआ आपको, उठो ना वैभव। पीहू की आवाज़ सुनकर वैभव ने अपनी आंखें खोल दी जिससे देखकर पीहू और भी ज़्यादा डर गई क्योंकि वैभव की आंखों लाल हो चुकी थी जिसकी वजह से वैभव अभी बहुत डरावना लग रहा था। जैसे ही वैभव ने पीहू को इतना डरते हुए देखा तो वो तुरंत उठकर बैठ गया और जब वैभव ने देखा कि पीहू उससे बहुत डर चुकी है तो उसने खुद का सिर पकड़कर अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर बाद अपनी आंखें खोलकर बोला, पीहू क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रही हो, मेरे पास आओ। पीहू ने एक नज़र वैभव की आंखों को देखा जो कि अब नॉर्मल हो चुकी थी और हाँ में सिर हिलाकर वैभव के पास जाकर बैठ गई। वैभव उसके गालों पर हाथ रखते हुए बोला, क्या हुआ, मेरी वाइफ को इतनी जल्दी डर गई मुझसे। पीहू रोंज आवाज में बोली, वैभव आपको बहुत तेज बुखार है और आप हो क्या, आप ऐसी बातें कर रहे हो, मुझे अविका भाभी को बताना होगा। कहकर वो बिना वैभव की बात सुने वहां से डायरेक्ट अविका के रूम में चली गई। अविका जो कि अभिमन्यु से बात कर फिर से गहरी नींद में सो रही थी, जैसे ही उसके कानों में दरवाजा खटखटाने की आई तो उसकी नींद खुल गई। बार बार दरवाजा खटखटाते की वजह से अविका परेशान होकर उठ गई। अविका ने टाइम देखा तो अभी 8:30 बज रहे थे। वो टाइम देखकर खुद से ही बोली, इस टाइम कौन होगा जिसे मुझसे बात करनी होगी, कहकर वो दरवाजा खोलने चली गई। जब उसने दरवाजा खोला तो पीहू को इतना परेशान और उसकी आंखों में आंसू देखकर वो घबराते हुए बोली, क्या हुआ है पीहू, क्या कोई बात है पीहू। पीहू जल्दी से अविका का हाथ पकड़कर बोली, भाभी भाभी वो वैभव को बहुत तेज बुखार है, आप जल्दी से चलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अविका हैरान होकर बोली, क्या तुम रूम में चलो, मैं अभी डैड को लेकर आ रही हूँ, ठीक है फिलहाल अभी तुम वैभव के पास जाओ। पीहू ने हाँ में सिर हिलाया और वो वहाँ से डायरेक्ट वैभव के पास चली गई। हाल है अविका ने राजवीर जी का रूम का दरवाजा नॉक किया। राजवीर जी जो कि अभी ही बाथरूम में से वापस आए थे, उन्होंने जाकर दरवाजा खोला तो अविका को दरवाजे पर खड़ा देखकर वो बोले, बेटा तुम यहाँ सुबह सुबह, कुछ हुआ है क्या। अविका बोली, हाँ डैड, वो वैभव को बहुत तेज बुखार है, आप प्लीज़ उसका चेकअप कर लीजिए। राजवीर जी ने हाँ में सिर हिलाया और वो तुरंत अविका के साथ वैभव के रूम में आ गए। वैभव जोशी बेड पर टेक लगाकर बैठा हुआ था। राजवीर जी उसे देखकर बोले, क्या हुआ वैभव। वैभव हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पीहू फालतू में मेरी चिंता कर रही है। अविका पीहू की तरफ देखकर बोली, वैभव पीहू सही में तुम्हारी चिंता कर रही है क्योंकि तुम्हें काफ़ी तेज से बुखार है और तुमने ये बात किसी को नहीं बताई। अगर पीहू तुम्हें चेक नहीं करती तो उसे भी पता नहीं चलता कि तुम्हें इतनी तेज फीवर है, उसका चिंता करना लाजमी है वैभव। राजवीर जी ने वैभव का चेकअप किया और बोले, नॉर्मल से फीवर है, उतर जाएगा, फिलहाल मैं अभी के लिए तुम्हें कुछ दवा दे रहा हूँ, उससे तुम्हारा फीवर कुछ कम हो जाएगा, बट मैं एक हॉट ऑपरेशन डॉक्टर हूँ तो मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर बुला रहा हूँ, ठीक है। अभी कुछ बाद हॉस्पिटल से डॉक्टर आ जाएगा तुम्हें देखने के लिए, फिर वो तुम्हें पक्का बता देगा तुम्हें हुआ क्या है। अविका पीहू की तरफ देखकर बोली, पीहू वैभव ठीक है, पापा ने कहा है ना कि उसे नॉर्मल सा फीवर हुआ है, अब तुम चिंता मत करो और जाओ जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं नीचे नाश्ता लगवा रही हूँ तो जल्दी से फ्रेश होकर नीचे नाश्ता करने के लिए आ जाओ। पीहू उदास होकर बोली, सॉरी भाभी, बट क्या आज मैं नाश्ता यही रूम में कर लूँ वैभव के साथ। अगर मैं नीचे नाश्ता करने जाऊंगी तो वैभव को भी जाना पड़ेगा और मैं नहीं चाहती कि उसे बुखार में नीचे जाना पड़े। अविका मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, मैं मेड के हाथों से तुम दोनों के लिए नाश्ता भिजवा दूंगी, ठीक है, कहकर अविका और राजवीर जी वहां से चले गए।
राजवीर जी जब रूम में आए तो उन्होंने देखा नेहा अभी ही बाथरूम में से फ्रेश होकर आई थी। नेहा ने जब राजवीर जी को बाहर से आते हुए देखा तो परेशान होकर बोली, आई एम सॉरी, वो आज मैं बहुत लेट हो गई उठने में। राजवीर जी बोले, कोई बात नहीं, जल्दी से तैयार हो आओ, नीचे नाश्ता करने के लिए जाना है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। नेहा ने हाँ में सिर हिलाया और वो वहां से चेंजिंग रूम में चेंज करने चली गई। राजवीर जी सोफे पर बैठकर उसका इंतजार करने लगे। लगभग 10 मिनट बाद नेहा सी ग्रीन कलर की साड़ी में तैयार होकर बाहर आए और जैसे ही राजवीर जी ने उसे देखा वो उसे देखते ही रह गई, क्योंकि अभी नेहा सच में बेहद ही ब्यूटीफुल लग रही थी। यार मैं साड़ी के बारे में तो नहीं बता सकती, पर मैंने कमेंट में एक फोटो डाली है, नेहा बिल्कुल उसी की तरह लग रही थी। सॉरी कि मैं आज बहुत छोटा चैप्टर डाल रही हूँ और मैंने 2 दिन से भी कोई चैप्टर नहीं डाला है, पर मैं क्या करूँ यार, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि होली की वजह से मैं अपने गांव जा रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे वहाँ बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं वहाँ पर कहानी लिख सकूँ। और आज ही मैं फिलहाल गाँव से वापस शहर आई हूँ और मैंने देखो आते ही ये वाला चैप्टर अपलोड कर दिया है। मेरा आज मूड बिल्कुल नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से मैंने छोटा ही चैप्टर अपलोड किया है, बट कल से मैं पक्का बड़ा वाला चैप्टर अपलोड करूँगी। आप अभी इतने से ही काम चला लो। आई होप कि आप सब लोग मेरी बात को समझोगे। और हाँ, चैप्टर कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना। नेहा राजवीर जी की तरफ आकर बोली, चले। राजवीर जी तो अभी भी अपने ख्यालों में खोए हुए थे। नेहा ने जब देखा कि राजवीर जी उसकी बातें नहीं सुन रहे हैं तो उसने उनके चेहरे के सामने अपना हाथ हिलाया और उन्हें दोबारा आवाजें दी। तब जाकर राजवीर जी अपने होश में आए और उन्होंने जैसे नेहा को अपने पास देखा तो वो थोड़ा सा हड़बड़ा गए और हड़बड़ाते हुए बोले, जी बोलिए, क्या कह रही थी आप। नेहा परेशान होकर बोली, क्या हुआ है आपको, हम आपको इतनी आवाज दे रही हूँ, हमने कहा ना चलिए नीचे नाश्ता करने। राजवीर जी बोले, हाँ चलिए और वो दोनों वहां से नीचे डाइनिंग टेबल की ओर चले गए। वहां पहले से ही अविका उन दोनों का इंतजार कर रही थी। जैसे ही अविका ने नेहा और राजवीर जी को एक साथ आते हुए देखा तो वो खड़े होकर मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मॉम डैड। नेहा और राजवीर जी एक साथ बोले गुड मॉर्निंग और जाकर दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। नेहा इधर उधर देखते हुए बोली, पीहू और वैभव कहाँ है, वो दोनों दिखाई नहीं दे रहे। अविका परेशान होकर बोली, वो मॉम एक्चुअली वैभव को फीवर आ गया है, जिसकी वजह से उन दोनों का ब्रेकफास्ट उन दोनों के रूम में ही मैंने भिजवा दिया है, इसलिए पीहू और वैभव हम दोनों अपने लोगों के साथ ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे। नेहा परेशान होकर बोली, तो क्या अब वैभव ठीक है, क्या डॉक्टर ने उसे चेकअप कर लिया, क्या उसकी तबीयत ज्यादा खराब है, क्या बताओ ना अविका। अविका उन्हें शांत करते हुए बोली, अरे शांत हो जाए, वो ठीक है और अब आप जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए। मेड ने उन तीनों का ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया और तीनों अपना अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद राजवीर जी जैसे ही उठने वाले थे कि अचानक सिंह विला की डोर बेल बजने लगी। जब मेड ने दरवाजा खोला तो वहां पर हॉस्पिटल से डॉक्टर आए हुए थे। वो डॉक्टर भी लगभग 30 साल का लग रहा था। नेहा जो कि अभी अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, उसने उस डॉक्टर को अभी तक नहीं देखा था, पर वो डॉक्टर राजवीर जी की तरफ आ रहा था। उसने जैसे राजवीर जी के पास में नेहा को बैठे हुए देखा, उसके पैर वही जम गए, लेकिन उसने खुद को शांत किया और राजवीर जी के तरफ आते हुए बोला, जी सर, आपने मुझे यहाँ बुलाया था। नेहा के कानों में जैसे ही ये आवाज आई, उसके हाथ में जो चम्मच थी वो छूटकर प्लेट में गिर गई। वो जैसे ही आवाज की तरफ मुड़ने को हुई कि अविका की आवाज उसके कानों में आई तो वो अविका की तरफ देखकर बोली, हाँ अविका बोलो। अविका नेहा की तरफ देखकर बोली, मॉम वो मुझे आपसे थोड़ा काम था, तो आप प्लीज मेरे रूम में चलिए। नेहा ने हाँ में सिर हिलाया और वो दोनों वहां से अविका के रूम की तरफ जाने लगी। वही नेहा ने एक बार पीछे पलटकर देखा तो उनसे सिवाय राजवीर जी की पीठ के अलावा कुछ भी नहीं दिखा, तो वो वहां से चली गई। राजवीर जी उस डॉक्टर की तरफ देखकर बोले, डॉक्टर विनोद चलो चलकर वैभव को चेक कर लीजिए। डॉक्टर विनोद ने हाँ में सिर हिलाया और वो वहां से राजवीर जी के साथ साथ चलने लगे, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ साफ दिख रही थी। उसने खुद को शांत किया और वो पीहू के रूम में आ गए। डॉक्टर विनोद ने जब वैभव का चेकअप किया तो वो बोले, सर जो सिम्टम आपने बताए थे वही सिम्टम है मिस्टर रायसिंघानिया को नॉर्मल से फीवर है, दवाई टाइम से लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, अभी इन्हें रेस्ट की जरूरत है तो अभी इन्हें रेस्ट करने दीजिए। राजवीर जी मुस्कुराते हुए बोले, देखा पीहू बेटा, मैंने कहा था ना कि वैभव को नॉर्मल फीवर है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा, आप खामखा टेंशन कर रही थी। पीहू हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू अंकल। डॉक्टर और राजवीर दोनों वहां से डायरेक्ट विला के बाहर आ गए। डॉक्टर विनोद राजवीर जी की तरफ देखकर हिचकिचाते हुए बोले, सर आपके पास में जो बैठी थी वो कौन थी। राजवीर जी अपनी एक आईब्रो उठाते हुए बोले, क्यों, तुम्हें क्या करना है। डॉक्टर विनोद जल्दी से बोले, नहीं सर, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, मैंने हमेशा आपके साथ मिस अविका को देखा है और जो आपके साथ ही उन्हें मैंने आपके साथ पहली बार देखा है, इसलिए मैंने सोचा कि पूछ लूं।
राजवीर जी डॉक्टर विनोद की तरफ देखकर बोले, जल्दी ही पता चल जाएगा, फिलहाल अभी जाओ और जाकर अपना काम करो। डॉक्टर विनोद बोले, हाँ हाँ सर, ठीक है सर, कहकर वो वहां से चले गए। राजवीर जी उसको पीछे से जाते हुए देखकर बोले, इसे आज हुआ क्या है, ये इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है, खैर छोड़ो मुझे, क्या मुझे भी तो हॉस्पिटल जाना होगा, कहकर वो फिर से अपने रूम में आ गए। राजवीर जी ने अभी 3 पीस सूट पहना हुआ था, जिसकी वजह से वो अभी बेहद ही हैंडसम लग रहे थे। वो अभी के सामने अपनी टाई बांधने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमेशा राजवीर जी की टाई या तो अविका बांधती थी या फिर मैं टाइम बांध कर रख जाती थी, जिसकी वजह से राजवीर जी ने कभी भी टाई बांधना नहीं सीखा था। वो अभी टाई बांधने की ट्राई कर ही रहे थे कि रूम खुलने की आवाज आए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां नेहा थी, जो कि अपने हाथों में चाबी का छल्ला लेकर रूम में आ रही थी। उसने जब राजवीर जी के हाथ में टाई देखी और उन्हें परेशान होते हुए देखा तो वो उनकी तरफ आकर बोली, क्या हुआ, आपको कोई हेल्प चाहिए। राजवीर जी हिचकिचाते हुए बोले, हाँ वो एक्चुअली मुझसे ये टाई नहीं बन रही है और मैंने कभी टाई बांधना सीखा भी नहीं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसे कैसे बांधे। राजवीर जी की बात सुनकर नेहा हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, तो आप इतना हिचकता क्यों रहे हैं, लाइए मुझे दीजिए, मैं बांध देती हूँ। राजवीर जी ने नेहा को वो टाई दे दी तो नेहा राजवीर जी के सामने खड़े होकर उनकी टाई बांधने लगी। राजवीर जी की लंबाई नेहा से ज्यादा थी, जिसकी वजह से नेहा को अपने पंजों के बल खड़ा होना पड़ा था। वो टाई बांध रही थी तो नेहा राजवीर जी बहुत गरीब थी। राजवीर जी नेहा को बहुत गौर से देख रहे थे, लेकिन नेहा का भी पूरा ध्यान राजवीर जी की टाई बांधने में था, जिसकी वजह से उसे पता नहीं था कि वो अनजाने में ही सही बट राजवीर जी के काफी करीब आ चुकी है। राजवीर जी नेहा के शरीर से आते ही भीनी भीनी खुशबू को आराम से महसूस कर सकते थे। नेहा पैरों के बल खड़ी थी, जिसकी वजह से उसका जैसे ही बैलेंस बिगड़ा, राजवीर जी ने तुरंत उसकी कमर पर अपने हाथ रख दिए। नेहा अभी साड़ी पहनी हुई थी, जिसकी वजह से राजवीर जी के हाथ नेहा के पेट पर लगे, जिसकी वजह से नेहा अपने आप में सिकुड़ गई। अचानक उसके साथ ये सब हुआ, जिसकी वजह से उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या करे और क्या नहीं, लेकिन उसने खुद को शांत किया और राजवीर जी की आंखों में देखा, जो कि उसे ही देख रहे थे। उसने राजवीर जी की टाई को लास्ट में ठीक करते हुए कहा, हो गई है। राजवीर जी ने जब अपनी टाई को देखा तो हमें सिर हिला दिया। नेहा उनकी तरफ देखकर बोली, तो मैं जाऊं। राजवीर जी ने फिर से हाँ में सर हिला दिया। नेहा के उसकी तरफ देखकर बोली, वो आपका हाथ। राजवीर जी को जैसे ही ध्यान आया कि वो अभी भी नेहा की कमर को पकड़े हुए हैं, तो उन्होंने तुरंत नेहा का कमर से अपना हाथ हटा लिया। नेहा ऑकवर्ड होकर इधर उधर देखने लगी। राजवीर जी ने नेहा की तरफ देखकर कहा, आपके हाथ में ये चाबी का गुच्छा क्या कर रहा है, ये तो अविका के पास था ना। नेहा वो चाबी का गुस्सा देखकर राजवीर की तरफ देखकर परेशान होकर बोली, हाँ ये सिंगविला की चाबी का गुच्छा है और अविका ने इसे मुझे दे दिया है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं इसका क्या करूं और क्या नहीं। मैंने उससे बहुत बार मना किया बट उसने ये मुझे दे दिया। राजवीर जी नेहा के पास बिल्कुल उसके सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने नेहा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ा तो नेहा वही की वही जम गई। राजवीर जी नेहा की आंखों में आंखें डालकर बोले, नेहा तुम मेरी वाइफ हो, इस नाते तुम इस पूरे घर की अगर जिम्मेदारी भी उठाना चाहती हो तो तुम्हें पूरा हक है कि तुम सिंगविला की जिम्मेदारी अपने हाथ में लोग। इनफैक्ट तुम मेरी वाइफ हो तो इसके नाते तुम सिंग इंटरप्राइजेस की मालकिन भी हो गई हो। हम दोनों का भले ही चाहे कैसा भी रिश्ता हो, पर हम दोनों पति पत्नी है। मुझे नहीं पता कि तुम पहले किससे प्यार करती थी और किससे नहीं, बट अब तुम मेरी पत्नी बन गई हो तो हम दोनों को अब कोशिश करनी पड़ेगी कि हम दोनों इस रिश्ते को अच्छे से निभाएं। अविका ने हम दोनों पर बहुत भरोसा किया है और इसलिए हम दोनों की शादी हुई है, पर मैं चाहता हूं कि हम इस शादी को बहुत अच्छे से निभाएं। मैं तुम्हें पूरा टाइम देता हूं, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले लो, पर मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे मेरी पत्नी की तरह बात करो, उसकी तरह व्यवहार करो और इतना पक्का यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये दिन भी एक दिन जरूर आएगा जब तुम पूरी तरीके से मेरी पत्नी बनने के लिए तैयार हो जाओगी। नेहा ने हल्के से मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया तो राजवीर जी ने उसके माथे पर किस किया, जिसकी वजह से नेहा ने अपनी आंखें बंद कर ली और राजवीर जी ने एक नज़र नेहा को देखा और मुस्कुराते हुए वहां से चले गए, क्योंकि अगर वो नेहा को इस तरह से देखते रहते तो वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते और वो जरूर नेहा के लिप्स पर किस कर देते, क्योंकि उन्हें नेहा के लिफ्ट अपनी तरफ आकर्षित करते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था। नेहा का चेहरा बिल्कुल लाल पड़ चुका था। वो के सामने खड़े होकर खुद से ही बोली, जानती हूँ कि आपको हमसे बहुत आस है और अविका को भी हमसे बहुत उम्मीदें हैं कि हम उसकी एक अच्छी माँ बनने, तो ठीक है हम अविका की एक अच्छी माँ बनेंगे और आपकी वाइफ बनने की पूरी कोशिश करेंगे। राजवीर जी हम आपको वो सारी खुशियाँ देने की पूरी कोशिश करूंगी जो एक पत्नी अपने पति को देती है। हम अपने अतीत से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी जिंदगी में उसका कोई मतलब ही नहीं है, जिसने हमें सिर्फ दर्द के और कुछ नहीं दिया है। हमें खुद को संभालना
होगा क्योंकि अब हम नेहा प्रताप सिंह नहीं बल्कि मिसेज नेहा राजवीर सिंह बन चुके हैं। अब हमारे कंधों पर सिर्फ हमारी ही नहीं, अब हमारे कंधों पर हमारे पति और हमारी बेटी की जिम्मेदारी है। अब हम अकेले नहीं हैं, आप हमारा पूरा परिवार हमारे साथ है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस परिवार को कभी टूटने ना दें। आगे अविका अपने रूम में आए और उसे जल्दी से अपना फोन उठाया और अभिमन्यु को कॉल कर दिया। अभिमन्यु जो कि अभी ही तैयार होकर ऑफिस के लिए जाने वाला था, अविका का कॉल देखकर वो वहीं रुक गया। उसने कॉल उठाया और बोला, हाँ वाइफी बोलो। अविका बोली, मन्यु वैभव को फीवर आ गया है, फिलहाल वो अभी तो ठीक है, डॉक्टर ने उसे दवा भी दे दी है, तो प्लीज आज आप उससे कोई भी काम मत देना। अभिमन्यु हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो अपने देवर की सेफ्टी हो रही है ना। अविका मुस्कुराते हुए बोली, जी नहीं मिस्टर हस्बैंड, एक्चुअली हम आपको बता रहे हैं कि आप तो काम करते ही रहते हैं पूरे दिन पर, प्लीज आप अभी वैभव को काम ना दें। और डैड कैसे हैं? अभिमन्यु चलाते हुए बोला, हाँ वो ठीक है, उन्हें 2-3 दिन के बाद डिस्चार्ज मिल जाएगा, फिलहाल तो अभी मॉम और डैड दोनों ही हॉस्पिटल में हैं। तुम बताओ तुम क्या कर रही हो? अविका बेड पर बैठते हुए बोली, फिलहाल तो अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस सोच रही हूँ कि मैं देवांश से मिले चली जाऊँ, काफी दिन हो गए हैं मैं उससे मिली नहीं हूँ। अभिमन्यु ने फोन पर बोला, हाँ ये ठीक रहेगा, वैसे भी मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। अविका बोली, ठीक है आप अपने ऑफिस जाए और मैं अपने काम पर लग रही हूँ, बाय, और हाँ टाइम से लंच कर लेना, कहकर उसने कॉल काट दिया। पूरे दिन आराम करने की वजह से वैभव का फीवर में काफी ज्यादा सुधार आया और उसका फीवर शाम तक बिल्कुल ठीक हो चुका था, पर फिर भी पीयू ने अपनी जिद के आगे वैभव की एक भी नहीं चले दी और उसे रूम से बाहर नहीं जाने दिया। अभी पीहू और वैभव दोनों बालकनी में झूले पर बैठकर कॉफी पी रहे थे। पीहू अभी वैभव की गोदी में बैठे हुए थी और दोनों कॉफी के साथ साथ बातें भी कर रहे थे। अचानक वैभव के फोन पर नोटिफिकेशन वाली रिंगटोन सुनकर पीहू अपनी एक आईब्रो उठाकर वैभव की तरफ देखकर बोली, अब किसका मैसेज आया है आपके फोन में? वैभव उसके सिर पर किस करते हुए बोला, अरे पीहू पहले मुझे देखने तो दो कि किसका मैसेज है। पीहू ने हाँ में सिर हिलाकर वैभव के हाथों में फोन दे दिया। वैभव ने जैसे ही फोन पर आए मैसेज को देखा तो उसके चेहरे पर एक पल के लिए शिकंजा गई। उसने जल्दी से अपने फोन में कुछ टाइप किया और उसे सेंड कर दिया। वो फोन रखते हुए बोला, पीहू मुझे कहीं जाना होगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। पीहू परेशान होकर बोली, बट आपको फीवर है और डॉक्टर अंकल ने कहा है कि अभी आपको आराम करने की सख्त जरूरत है। वैभव बोला, प्लीज जान मान जाओ ना, मुझे बस थोड़ा सा काम तो करना है और काम बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर रही बात डॉक्टर की तो मैंने आराम कर तो लिया ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत मनाने के बाद आखिरकार पीहू ने वैभव को जाने के लिए हाँ कर दिया। कुछ देर बाद वैभव तैयार होकर वहां से अपने बॉडीगार्ड के साथ चला गया। विला के बाहर वैसे भी अरविंद उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। वैभव कार में जाकर बैठ गया। अरविंद कार ड्राइव करते हुए बोला, बॉस हमें आगे क्या करना पड़ेगा, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी है और हमें इसे जल्दी ही सॉल्व करना होगा। वैभव अपना फोन चलाते हुए बोला, डोंट वरी मैं हूं ना, और हाँ ये बात भाई तक नहीं पहुंचनी चाहिए वरना वो यहाँ पर आ जाएंगे, और वैसे भी अभी उन्हें मुंबई में ही रहना ठीक है क्योंकि अभी पापा को उनकी बहुत जरूरत है। अरविंद कार चलाते हुए परेशान भरी आवाज में बोला, लेकिन बॉस जरूरत तो आपको भी बहुत है उनकी, फिर उसका क्या? वैभव गुस्सा होते हुए बोला, जितना कहा जाए उतना किया करो, चुपचाप कार चलाओ वरना। रात के 10:00 बजे पीयू ने कई बार वैभव को कॉल कर दिया था पर वैभव कॉल पिक ही नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से पीयू को काफी ज्यादा टेंशन होने लगी थी। पीयू अविका की तरफ देखकर परेशान होकर बोली, भाभी वैभव ने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है और उससे अभी दवा भी लेनी है, बताओ अब मैं क्या करूं? वैभव मेरा कॉल भी नहीं उठा रहा है, पता नहीं कब तक वो वापस आएगा। नेहा परेशान होकर बोली, लेकिन पीहू कम से कम तुम तो खाना खा लो। पीहू नेहा की तरफ देखकर बोली, आंटी मैं कैसे खाना खा लो, जब तक वैभव खाना नहीं खाएगा तो मैं कैसे खाना खा सकती हूँ? अविका उसका हाथ पकड़कर बोली, सब कुछ ठीक है ओके, और जरूर वैभव भी कोई इंपॉर्टेंट काम करता होगा, वैसे भी जिस तरह से वो गया है जरूर कोई ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा जिसे वो सॉल्व कर रहा होगा, इसलिए उसे टाइम नहीं मिला होगा तुमसे बात करने का, पर प्लीज ऐसे खाना को इग्नोर मत करो, देखो पहले से ही रात के 10:00 बज चुके हैं, प्लीज खाना खा लो, देखो हमने भी कुछ नहीं खाया है और मुझे बहुत तेज भूख लगी है, प्लीज मेरे लिए तो खाना खा सकती हो। पीहू हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, ओके भाभी मैं तो भूल ही गई कि मेरे चक्कर में आप लोगों ने भी तो खाना नहीं खाया है। नेहा मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं है, तुम लोग जल्दी से अपने अपने हैंड वॉश करके आओ, मैं मेड से कहकर खाना लगवाती हूँ। उन दोनों ने हाँ में सिर हिलाया और वो दोनों वहां से चली गई। जब वो दोनों डाइनिंग टेबल पर आई तो वहां पहले से ही राजवीर जी और नेहा जी बैठे हुए थे। वो दोनों भी अपनी अपनी जगह पर बैठ गई। मेड ने उन चारों को डिनर सर्व कर दिया। चारों अपना अपना डिनर करने लगे। डिनर करने के बाद जैसे ही चारों अपने अपने रूम में जाने लगेंगे,
अविका जल्दी से बोली, ये क्या बात हुई, हर दिन डिनर करो और अपने अपने रूम में जाकर सो जाओ, प्लीज थोड़ी देर बैठ जाए, और वैसे भी अभी तक वैभव भी नहीं आया है तो पीहू अकेले रूम में क्या करेगी, नींद तो उसे आने से रही नहीं। क्यों पीहू, सही कहा ना मैंने। पीहू परेशान होकर बोली, हाँ ये बात तो सही कही आपने भाभी, वैसे भी मुझे अकेले में डर लगता है, तो क्यों हम लोग आज बैठकर कुछ देर बातें करते हैं, और फिलहाल तो हमें नेहा आंटी आज आप अपने बारे में बताएंगी, वैसे भी हमें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। क्यों भाभी, सही कहा ना मैंने। अविका पीहू की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ मॉम, आज आप अपने बारे में बताए, हमें आपके बारे में कुछ भी पता नहीं है, जितना आपन बताया उतना ही पता है, प्लीज आज आप अपनी लाइफ के बारे में बताए, और रूम में तो जाकर सबको सो ही जाना है। अविका ने नेहा का हाथ पकड़कर सोफे पर राजवीर जी के पास बैठा दिया, जिसकी वजह से नेहा और भी ज्यादा ऑकवर्ड हो गई और अविका और पीहू दूसरे सोफे पर बैठ गई। नेहा जैसे ही वहां से उठने को हुई कि अविका फिर से बोली, आप फिर से उठ रही है, आप वहीं बैठी रहिए, हमें आपसे बात करनी है। नेहा ने हाँ में सिर हिलाया और वो चुपचाप वहीं बैठ गई। वहीं राजवीर जी ने एक नज़र नेहा को देखा और वो सब लोग बातें करने लगे, लेकिन नेहा बिल्कुल चुपचाप उन लोगों की बातें सुन रही थी। वो अपने मन में बोली, कितनी प्यारी फैमिली है, जब से हम यहाँ आए हैं हमें हमेशा सब ने प्यार ही दिया है, इतने पैसे वाले होकर भी हमें यहाँ पर सिर्फ प्यार और प्यार ही दिख रहा है। एक लड़की का अपने पिता के लिए, एक पत्नी का अपने पति के लिए सिर्फ प्यार, और एक हम हूँ जो हमें ये भी नसीब नहीं हुआ। कहकर वो बहुत उदास हो गई। अविका गौर से नेहा को देख रही थी, उनके चेहरे पर उदासी अविका तुरंत समझ गई, और वो ये भी समझ गई कि नेहा अभी क्या सोच रही है। उसने सारे लोगों का ध्यान नेहा की तरफ कर दिया और बोली, मॉम आप कब से चुप बैठी हुई हो, हम लोग आपके बारे में जानने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, तो बोलो ना अपने बारे में। राजवीर जी भी बोले, हाँ बिल्कुल बताए आप नेहा जी। नेहा हल्का सा मुस्कुराते हुए राजवीर की तरह देखकर बोली, पहले तो आप हमें नेहा जी मत बोलिए, आप हमें सिर्फ नेहा कहिए, और दूसरी बात हमारे बारे में क्या करेंगे आप लोग जानकर, क्योंकि कुछ है ही नहीं जाने के लिए। राजवीर जी मुस्कुराते हुए बोले, जो है वही बता दीजिए नेहा। उन्होंने नेहा शब्द थोड़ा लंबा खींचकर कहा और वो नेहा को देखने लगे। नेहा दर्द भरी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली, नाम तो आपको हमारा सब लोगों को पता ही है, बट हम एक राजपूत हैं, क्योंकि हमारी पापा एक राजपूत थे। माँ काजा गांव से थी और पापा उत्तर प्रदेश से। पापा जब बाहर घूमने गए थे तभी माँ की और पापा की पहली मुलाकात हुई थी, क्योंकि वहाँ घूमने वाले लोगों को माँ घुमाने का काम करती थी। पापा वहाँ लगभग 5 दिन तक घूमते रहे और इसी वजह से वो मम्मा को पसंद भी करने लगे, पर वो वहाँ से चले गए, लेकिन वो मामा को एक फ़ोन देकर गए थे, जिसकी वजह से उनके और मामा की बात हो जाया करती थी। जब मम्मा के मम्मी पापा उनकी शादी करवाने के लिए लड़का ढूंढने लगे तो मम्मा ने फोन कर पापा को सब कुछ बता दिया। तब पापा वापस गांव आ गए और वो शादी करने के लिए मम्मा के भी मम्मी पापा से इजाजत लेने लगे। नेहा आगे बोली, नाना और नानी ने मम्मा पापा को शादी करने की इजाजत तो दे दी, पर उनकी शर्त ये थी कि वो वही उसी गांव में रहेंगे। पापा भी मामा को बहुत प्यार करते थे, इसकी वजह से उन्होंने हाँ कर दी और वो उसी गांव में रहने लगे। क्योंकि पापा काफ़ी पढ़े लिखे थे, इसकी वजह से हमें हमारी सारी शिक्षा हमारे पापा ने दी। पापा ने काजा गांव जगह से दूर एक अच्छे स्कूल में हमारी पढ़ाई करवाए और हम वहाँ के एक सरकारी टीचर बन गए। पापा मम्मी की हम इकलौती औलाद थे, जिसकी वजह से वो हमें बहुत प्यार करते थे। गांजा गाँव में हमारा एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। जब पापा ने माँ से शादी की थी तभी पापा ने रेस्टोरेंट बनवाया था। तब से जो कोई भी टूरिस्ट हमारे गांव या वहां घूमने आते तो वो उसी रेस्टोरेंट में रुकते थे, जिसकी वजह से हमारा रेस्टोरेंट भी वहां पर काफ़ी फेमस था। पापा ने हमारी शादी के लिए बहुत रुपए जोड़ रखे थे, पर हम किसी और से प्यार करते थे, वो भी बाहर से ही काजा गांव में घूमने आए थे। हमें लगता था कि वो भी बिल्कुल हमारे पापा की तरह अच्छे और साफ दिल के इंसान होंगे, इसलिए हम उनकी बातों में आकर उनसे प्यार करने लगे। पर हमें नहीं पता था कि हर कोई एक जैसा नहीं होता है, इसकी वजह से हमने अपनी माँ पापा की भी बात नहीं सुनी। यहाँ तक उनसे ये भी कह दिया कि जब आप एक दूसरे को पसंद कर शादी कर सकते हो तो फिर हम क्यों नहीं। इसकी वजह से माँ पापा बहुत परेशान रहने लगे। वो जब शहर से वापस गांव आ रहे थे तो बस पलट गई, जिसकी वजह से बस खाई में गिर गई और मामा पापा की वही डेथ बात हो गई और हम अकेले रह गए। विनोद जिसे हम पसंद करते थे, उसने जैसे ही ये खबर सुनी वो हमें अपनी सहानुभूति दिखाने आ गए, शायद झूठी सहानुभूति, और हम भी उनकी बातों में आ गए क्योंकि हमें तब किसी के सहारे की जरूरत थी। उन्होंने हमसे कहा कि इस गाँव में कुछ भी नहीं रखा है, तुम्हारी मम्मी पापा भी नहीं है, तो तुम्हें हमारे साथ दिल्ली चलना होगा, हम वहीं जाकर शादी कर लेंगे। हम भी उनकी बातों में आ गए और अपने सारे पैसे और गहने लेकर उनके साथ दिल्ली के लिए आ गए। हम जब दिल्ली स्टेशन पर पहुंचे तब उन्होंने हमें वहां पर बैठा दिया और अपने हाथों में हमारा गहनों और पैसों का बैग ले लिया, ये कहकर कि यहाँ पर चोरियां बहुत जल्दी हो जाती हैं, और हमने भी उन्हें वो बैग दे दिया, पर वो वापस नहीं आए। हाँ, कम से कम विनोद का 3 दिन तक इंतजार करते रहे पर वो वापस नहीं आए। हमारे पास हमारा फ़ोन भी नहीं था, बाद में पता चला कि फ़ोन भी उन्हीं के पास था। इतना कहकर नेहा की आंखों में जो आंसू थे उनके गालों पर आ गए।
अविका और पीहू दोनों की आंखें भी नम हो चुकी थी, लेकिन राजवीर जी बहुत गौर से नेहा की बातें सुन रही थी। नेहा की बातों में सच्चाई थी। राजवीर जी ने पानी का गिलास उठाया और नेहा को दे दिया। नेहा ने पानी पिया और राजवीर जी को देखकर थैंक यू कहा। नेहा बाकी सारी लोगों की तरफ देखकर आगे बोली, जब हम वहां से निकल रहे थे तब विनोद ने ये भी कहा था कि हम अपनी रेस्टोरेंट के पेपर और अपनी घर के पेपर भी लेकर चले, पर हमारी जो पड़ोसी थे उन्होंने हमें रेस्टोरेंट और घर के पेपर ले जाने से मना कर दिया, इसलिए हमने वो सारे पेपर अपनी पड़ोसी को ही दे दिए, क्योंकि वो पापा को अपनी सही भाई की तरह ही प्यार करते थे और पापा को भी उसे बहुत भरोसा था और वो भी बहुत अच्छे थे, इसलिए हमारा रेस्टोरेंट और घर हमारे पास सही सलामत है। हमने बहुत मुश्किल से अपना गुजारा किया। हमें पता है कि हमने इतने दिन कैसे गुजारे हैं। हमारे पास हमारे कानों में जो ईयरिंग थे हमने उन्हें बेच दिया और अपना गुजारा करने लगे, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम दिल्ली से वापस अपने गांव जा सके, इसलिए हम दिल्ली में ही फंस कर रह गए। हमारी पहली इच्छा ये थी कि हम अपने गांव वापस जाएं और अपने पापा का बनाया हुआ रेस्टोरेंट को आगे बढ़ाएं। राजवीर जी गहरी सांस लेकर बोले, तो इसका मतलब है कि जब आप आई थी और आपने वो सारी बातें कही थी वो सारी बातें बिल्कुल झूठ थी। नेहा जल्दी से राजवीर जी को देखकर बोली, नहीं नहीं, हमारा नाम नेहा प्रताप सिंह ही है, बाकी जो कुछ अविका ने कहा वो थोड़ा सा झूठ था। लास्ट वाली बातें कहकर नेहा उदास हो गई। राजवीर जी अपनी एक आईब्रो उठाकर बोले, थोड़ा सा झूठ या फिर पूरा झूठ बोल था? उनकी बात सुनकर अविका ने राजवीर जी को देखा तो राजवीर जी अविका को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिए। नेहा जो राजवीर की बात सुनकर परेशान होकर अविका को देख रही थी, अविका नेहा की तरफ देखकर मुस्कुरा दी तो नेहा उसकी मुस्कान देखकर तुरंत समझ गई कि राजवीर जी उसे अभी परेशान कर रहे हैं। अविका जो सबसे ज्यादा शांत होकर सारी बातें ध्यान से सुन रही थी, वो नेहा जी की तरफ देखकर बोली, मॉम तो फिर क्यों ना आप अपनी जिंदगी की शुरुआत यहीं से करें, क्योंकि वहां भी आप अकेली रह जाएंगी, और रही बात आपके पापा की रेस्टोरेंट और घर की, तो आपके जो पड़ोसी वो उसे संभाल लेंगे और फिर आप महीने में एक बार जाकर वहां देख भी लेना और यहाँ रहकर आप अपना करियर बना सकती हो। जब आपने इतनी अच्छी ग्रेजुएशन की है तो आप यहीं पर किसी न किसी स्कूल में पढ़ा दीजिए या फिर कंपनी जॉब कर लीजिए। नेहा हैरान होकर बोली, लेकिन इतने बड़े जगह इतने बड़े राजधानी में हम कैसे कुछ कर सकते हैं? मतलब हमारा गांव बहुत छोटा है और हमें यहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो हम कैसे? राजवीर जी बोले, कैसे क्या हुआ? तुम एक काम कर सकती हो, तुम कंपनी में जॉब कर सकती हो। नेहा हैरान होकर बोली, क्या? लेकिन हम कैसे? हमें कुछ आता भी नहीं है। पीहू बोली, आप एक बार ट्राई तो कीजिए और फिर आपको आगे बढ़ना है, ना कि पीछे वही जाना है जहां से आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी, चाहे कैसी भी सही। आपको इस शुरुआत में ये तो पता चल गया कि इतनी आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब आप वापस उस जगह क्यों जा रही हैं? अब आपको आगे देखना चाहिए, ना कि पीछे। और रही बात कि आप कंपनी में कैसे शुरुआत कर सकती हैं, तो आपके साथ आपके पति तो होंगे ही ना। अविका पीहू को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मॉम, डैड की कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी का नाम तो सुना ही होगा, सिंह इंडस्ट्री। नेहा हैरान होकर बोली, लेकिन वो कंपनी तो बहुत बड़ी है, मैं वहाँ कैसे जॉब कर सकती हूँ और मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। अविका बोली, एक काम कीजिए, आप पापा की पीए बन जाए, क्योंकि पापा सिंह इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं और वो एक डॉक्टर भी, और इसी वजह से वो कंपनी में बहुत कम जाते हैं। हालांकि पापा का एक मैनेजर है जो सब कुछ देखता है, लेकिन आप पीए बन जाए, ये सबसे अच्छी जॉब है और आपको इससे सीखने को भी मिलेगा। राजवीर जी बोले, हाँ अविका बिल्कुल ठीक कह रही है, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सही होगा। नेहा थोड़ा परेशान होकर बोली, क्या हमें कुछ समय मिल सकता है सोचने के लिए? राजवीर जी मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल, तुम्हें सोचने का समय है, कल बता देना। नेहा हैरान होकर बोली, हाँ कल बता देना मतलब हमें सिर्फ रात तक का समय मिलेगा? राजवीर जी ने हाँ में सिर हिलाया। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए सारे लोग अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। वैभवी अपनी कार से टेक लगाकर खड़ा हुआ था, साथ ही साथ उसके कार के साथ लगभग 13 से 14 कारें खड़ी हुई थी, जिसमें उसके बॉडीगार्ड थे। वैभव के ठीक सामने लगभग और 13 से 14 कारें और खड़ी हुई थी, जिसमें बॉडीगार्ड थे। फर्क बस इतना था कि वैभव की कारें ब्लैक कलर की थी और उसमें बैठे बॉडीगार्ड्स की कपड़े भी ब्लैक कलर के थे, पर सामने वाली कार के कलर सफेद कलर का था और उसमें बैठे हुए बॉडीगार्ड के कपड़े ब्लू कलर के थे। उनकी उन कारों में से बीच वाली कार में एक मोटा सा आदमी बाहर आया। उस आदमी के हाथों में सोने की अंगूठियां थी, साथ ही साथ उसके गले में लगभग कई सारी मोटी मोटी सोने की चेन थी। उसके शरीर में कम से कम 1 किलो से ज्यादा सोना था। वो आदमी अपने मुंह से पान थूकने हुए वैभव की तरफ देखकर बोला, क्यों वैभव बाबू, आज हमारे शिकंजी में आप आ ही गए? बहुत उल्टे थे अपने भाई के चक्कर में आप, पर आप शायद भूल रहे हैं कि आज तो आपके भाई भी आपका साथ नहीं देंगे, अब आप क्या करोगे? वैभव हंसते हुए बोला, मेरे लिए मेरे भाई की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे भाई को बहुत अच्छे से पता है कि उसका भाई ही तुम जैसे पागलों के लिए काफ़ी है।
वो आदमी गुस्से में बोला, क्यों बे पागल, किसको बोला? हाँ राजू नाम है अपन का, राजू डॉन। लोग डरते हैं मुझसे साला, जब से जिंदगी में आया है हमारी जिंदगी को ही खराब करके रख दिया है। बहुत शौक चढ़ गया है ना सबको अपनी तरफ करने का, पर शायद तुम भूल रहे हो कि राजू डॉन क्या चीज़ है। गार्ड्स, उसके आवाज़ से ही वहाँ पर फायरिंग स्टार्ट हो गई। फायरिंग इतनी तेज थी कि अंधेरे में भी वहां पर गोलियों की रोशनी चमक रही थी। लगभग 1 घंटे की फायरिंग के बाद वहां सब कुछ खत्म हो गया। जगह जगह पर बॉडीगार्ड्स की लाश पड़ी हुई थी, जिसमें कि ज्यादातर बॉडीगार्ड राजू बॉडीगार्ड के तरफ के थे। वैभव ने अपने मैनेजर अरविंद को देखा। अरविंद परेशान होकर बोला, बॉस अपने 5 बॉडीगार्ड मारे गए हैं। वैभव ने हाँ में सिर हिलाया और अपने हाथ और कमर पर देखा जहां से खून निकल रहा था। अरविंद के हाथ से भी खून निकल रहा था। वैभव सबकी तरफ देखकर बोला, हॉस्पिटल चलो। लगभग 5 मिनट के बाद ही कार हॉस्पिटल के आगे रुकी। सारे लोगों ने अपनी अपनी ड्रेसिंग करवाई और वैभव अरविंद की तरफ देखकर बोला, ये खबर मीडिया तक नहीं जानी चाहिए, समझे? और रही बात राजू डॉन और उसके बॉडीगार्ड्स की, तो ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें आगे क्या करना है। अरविंद ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, बॉस मैडम आपका इंतजार कर रही होंगी। वैभव ने हाँ में सिर हिलाया और वो कार से बैठकर सिंगविला आ गया। जब वो अपने रूम में आया तो पीहू सोफे पर बैठी बैठी सो चुकी थी। वैभव ने एक नज़र पीहू को देखा और वो वहां से चेंजिंग रूम में चला गया, क्योंकि उसके हाथ और कमर पर पट्टी बंधी हुई थी, जिसकी वजह से वो नहा नहीं सकता था। वैभव रूम में वापस आया और दवा खाकर पीहू के पास जाकर लेट गया। वो अभी किसी गहरी सोच में डूबा ही था कि अचानक पीहू उसके कमर पर अपने हाथ लपेटकर उसके चेस्ट पर सिर रखकर लेट गई। उसके कमर पर जहां गोली लगी थी वहीं पीहू का हाथ रखा हुआ था और इसीलिए उसे काफी तेज दर्द हो रहा था। उसने जैसे तैसे करके पीहू का हाथ वहां से हटाया और पीहू को अपनी बाहों में भरकर सोने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर बाद उसे नींद आ गई और वो सो गया। सुबह के टाइम पीहू की जब नींद खुली तो उसने वैभव को अपने पास पाया। उसके हाथ अभी भी वैभव की कमर पर रखे हुए थे। वैभव ने अभी लाइट ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हुई थी, जिसकी वजह से खून के हल्के से निशान उस शर्ट पर दिख रहे थे। जब पीहू ने उठने की कोशिश की तो उसका दबाव उस चोट पर पड़ गया। दर्द की वजह से वैभव की तुरंत आंख खुल गई और उसके मुंह से हल्की सी आह निकल गई। पीहू, जो कि बहुत गौर से वैभव को एक्सप्रेशन देख रही थी, उसे जैसे ही वैभव के मुंह से दर्द की आवाज सुनी उसकी निगाह वैभव के चेहरे पर गई, लेकिन तब तक वैभव ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज कर लिए थे। पर पीहू को अपने हाथ पर कुछ चिपचिपा और गर्म सा फील हुआ। जब उसने देखा तो वो हैरान रह गई। उसके मुंह से अचानक ही निकला खून निकल गया। वैभव, आपके शरीर से खून निकल रहा है, बताओ तो मुझे। वैभव, आपको क्या हुआ है? पीहू को शांत करते हुए बोला, पीहू मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी टेंशन मत करो। पीहू को गुस्सा आ चुका था। वो वैभव पर चिल्लाते हुए बोली, चुप, बिल्कुल चुप, मुझे आप अपनी चोट दिखाए, आपको क्या हुआ है? वैभव कुछ कह पाता कि पीहू वैभव की शर्ट उठाने लगी। शर्ट उतारने के बाद जैसे ही उसकी नज़र वैभव की कमर से निकलते हुए खून पर पड़ी, उसने अपने हाथों मुंह पर हाथ रख लिया और उसकी चीख निकल गई। वो रोते हुए वैभव की तरफ देखकर बोली, ये आपको चोट कैसे लगी है? क्या कुछ हुआ था, बताए ना? वैभव पीहू को शांत करते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, पर प्लीज तुम मेरी ड्रेस में करने में मेरी मदद करो। पीहू ने खुद को शांत किया और जल्दी से हाँ में सिर हिलाकर ड्रेसिंग बॉक्स लाकर वैभव जैसे जैसे कह रहा था वैसे वैसे उसकी ड्रेसिंग करने लगी। हालांकि खून को देखकर उसके हाथ पैर कांप रहे थे, पर फिर भी उसने खुद को शांत किया और वो वैभव की ड्रेसिंग करने लगी। जैसे तैसे ड्रेसिंग करने के बाद वो वैभव को देखकर बोली, आपको इतनी चोट कैसे लगी है? मुंबई हॉस्पिटल में विक्रम राज सिंघानिया की तबीयत काफी हद तक ठीक हो चुकी थी और अभी उनका चेकअप चल रहा था। अचानक उनका बटलर उनके पास आकर खड़ा हो गया। रूम में अभी पायल राय सिंघानिया और अभिमन्यु दोनों मौजूद थे। विक्रम राज सिंघानिया के एक्सप्रेशन बटलर को देखकर चेंज हो गए, क्योंकि ये बटलर खासतौर पर विक्रम राय सिंघानिया का सारा काम संभालता था और ये बटलर विक्रम सिंघानिया को हमेशा कोई सी भी सिचुएशन हो, जो बात होती थी, वो बताया करता था, जिसकी वजह से विक्रम राय सिंघानिया को इस बटलर पर बहुत भरोसा था। विक्रम राज सिंघानिया ने जैसे बटलर के चेहरे के एक्सप्रेशन देखे वो तुरंत समझ गए कि बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बटलर की तरफ देखकर अपनी कड़क आवाज में बोले, क्या हुआ है? कौन सी प्रॉब्लम है? क्या कुछ हुआ है? बटलर अपना सिर झुकाकर बोला, बॉस रात को वैभव सर पर किसी ने हमला कर दिया, हमें खबर मिली है, तो वो हमला राजू डॉन ने किया था। अभिमन्यु खड़े होते हुए बोला, व्हाट? वैभव कैसा है अभी? बटलर अभिमन्यु की तरफ देखकर बोला, बड़े सर वैभव सर ठीक है, बट उनको कमर और हाथ पर गोली लगी थी, साथ ही साथ उनके मैनेजर अरविंद को भी गोली लगी है और उनके 5 बॉडीगार्ड्स मारे गए हैं, पर सिचुएशन वैभव सर के हाथ में है। पायल गुस्से में खड़ी होते हुए बोली, तुम्हें शर्म नाम की चीज नहीं है? तुम्हें पता है कि तुम्हारे बॉस को अभी हार्ट अटैक आया है और वो अभी भी हॉस्पिटल में मौजूद है, फिर भी तुम इतनी सी खबर यहाँ सुनाने के लिए आ गए? कम से कम घर आने तक का तो इंतजार कर लेते तुम।
अभिमन्यु अपनी कड़क आवाज में बोली, बस बहुत हुआ, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद उन्हें ये खबर जरूर मिलती और आई एम श्योर कि वो तब भी ऐसे ही बात करते जैसे अब कर रहे हैं। मैं पापा को कुछ भी नहीं होने दे सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वैभव को भी कुछ होने दे दूंगा। मेरे लिए आप सब उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना वैभव है। पायल गुस्से में बोली, अभिमन्यु वैभव तुम्हारा भाई नहीं है। वो कुछ और कहने को हुई कि अभिमन्यु बोर्ड से बाहर जाते हुए बोला, मॉम मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, मैं राय सिंघानिया परिवार का इकलौता वारिस नहीं हूँ, समझे आप। वैभव राय सिंघानिया भी राय सिंघानिया परिवार का छोटा बेटा है और ये बात आपके कहने और ना कहने से नहीं बदल जाएगी, कहकर वो रूम से बाहर चला गया। उसने तुरंत अविका को कॉल किया था जो कि अभी ब्रेकफास्ट कर रही थी। अभिमन्यु को कॉल आकर उसने कॉल उठाया। वो कुछ कहने को हुई कि अभिमन्यु की बहुत सीरियस आवाज आई। बोला, अविका वैभव के रूम में जाओ, उसे चोट लगी है, क्या तुम्हें ये बात पता है? अविका हैरान होकर बोली, क्या वैभव को चोट लगी है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं अभी तो उसके रूम में पीहू से मिलने गई थी तो वो दोनों ही ठीक लग रहे थे। अविका की बात सुनकर अभिमन्यु ने उसे सारा कुछ बता दिया। सब बातें सुनकर अविका परेशान होकर बोली, मतलब वैभव को इतनी चोट लगी है और उसने हमें बताना भी ठीक नहीं समझा? पास में बैठे राजवीर जी परेशान होकर बोले, क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों लग रही हो? अविका ने अभिमन्यु को का कॉल काटा और वो राजवीर जी की तरफ देखकर परेशान होकर बोली, पापा वैभव को चोट लगी है और रात को उसकी सिचुएशन भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल थी, बट वो फिर भी यहाँ आया है और अभी वो अपने रूम में है। जब मैं उसके रूम में गई तो पीहू और वैभव दोनों के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मतलब पीहू को भी पता है कि वैभव को चोट लगी है और इन दोनों ने ही मुझसे छुपाया है, कहकर वो पीहू के रूम में जाने लगी। अविका जब रूम में आई तो उसने देखा कि पीहू वैभव की शर्ट चेंज करा रही थी। जैसे ही वैभव और पीहू ने अपने रूम में राजवीर जी ने ही और अविका को देखा तो वो दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। अविका गुस्से में पीहू से बोली, पीहू तुम मुझे भाभी मानती हो, तुमने मुझे बताना भी ठीक नहीं समझा कि वैभव को इतनी चोट आई है? राजवीर जी वैभव की तरफ देखकर बोले, वैभव बेटा तुम्हारी चोट कैसी है और तुम्हें ये चोट लगी कैसे? वैभव बोला, वो अंकल कल मेरा एक्सीडेंट हो गया था और इसीलिए मैं रात को लेट घर आया था क्योंकि मैं तब हॉस्पिटल में था। आप परेशान मत होइए, मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी है, मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगा। अविका वैभव को डांटते हुए बोली, बस बहुत हुआ, तुम्हें कल फीवर था, हमने तब भी तुम्हें कुछ नहीं कहा, चुपचाप हमारे साथ हॉस्पिटल चलो, तुम्हारा पूरा चेकअप होगा, फिर मुझे यकीन होगा कि तुम ठीक हो या नहीं। वैभव परेशान होकर बोला, लेकिन भाभी मैं ठीक हूँ। पीहू कुछ कहने को हुए कि अविका गुस्से में बोली, मैंने कहा ना बस, कहकर वो अपने रूम में आ गई। कुछ देर बाद ही सारे लोग वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गए, पर इन सब चीजों में किसी ने ये नोट ही नहीं किया था कि हॉस्पिटल का नाम सुनकर नेहा के चेहरे पर पसीने की कुछ बूंदें उभर आई थी और उसके चेहरे पर परेशानी दिख रही थी जो कि नेहा छुपने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी। लगभग कुछ ही देर बाद वो लोग दिल्ली हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे। वैभव का चेकअप हुआ तो उसकी हालत अभी भी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से डॉक्टरों ने उसे एडमिट कर लिया और उसका ट्रीटमेंट करने लगे, जिससे पीहू बहुत रो रही थी। नेहा ने पीहू को संभालते हुए कहा, पीहू बेटा वैभव को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक हो जाएगा। पीहू ने रोते हुए हाँ में सिर हिलाया और वो नेहा के कंधे पर सिर रखकर बैठ गई। नेहा उसके सिर पर हाथ फिराने लगी। वहीं पीहू ने आंसू भरी आंखों से अविका को देखा तो अविका ने उससे अपनी निगाहें फेर ली। अविका ने अपना फोन निकाला और अभिमन्यु को कॉल करते हुए कहा, मन्यु वैभव हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर ने उसका चेकअप किया है तो उसकी स्थिति अभी भी काफ़ी अच्छी नहीं है, उसे ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी और परेशानी की बात तो ये है कि उसका ब्लड बहुत रेयर है। अभिमन्यु बोला, डोंट वरी अविका, मैं 1 घंटे के अंदर ही अंदर दिल्ली पहुंच रहा हूं, फिलहाल अभी मैं फ्लाइट में बैठने जा रहा हूं, बाद में बात करूंगा। अविका ने हाँ में जवाब देकर फ़ोन काट दिया। 1 घंटे बाद जब अभिमन्यु हॉस्पिटल में पहुंचा तो डॉक्टर अभी अविका से कुछ बातें कर रहे थे। डॉक्टर ने जैसे ही अभिमन्यु को देखा वो उसे ग्रीट करते हुए बोले, सर आप सर वैभव सर का ब्लड बहुत ही ज़्यादा रेयर है और अभी हमें वैभव सर के लिए ब्लड की बहुत ज़रूरत है क्योंकि उनका ब्लड काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका है, तो आप प्लीज़ ब्लड को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए क्योंकि हॉस्पिटल में ये ब्लड नहीं है। अभिमन्यु डॉक्टर की तरफ देखकर बोला, ओके डॉक्टर, आप बताइए कि वैभव का ब्लड कौन सा है, मैं उस ब्लड का इंतजाम करता हूं क्योंकि अभिमन्यु राय सिंघानिया के लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर परेशान होकर बोले, सर बात ये नहीं है कि आपके लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, बात यह है कि वैभव सर का ब्लड गोल्डन ब्लड है जो कि इंसानों के शरीर में पाए जाने वाला एक दुर्बल यानी रेयर ब्लड ग्रुप है। ये दुनिया में 45 से भी कम लोगों में पाए जाने वाला ब्लड है। अभिमन्यु हैरान होकर बोला, व्हाट डॉक्टर, ये ब्लड ग्रुप तो मेरा भी है। डॉक्टर बोले, हाँ इसीलिए तो मैंने मैडम से कहा था कि वो आपको यहाँ बुला ले क्योंकि आप वैभव सर के बड़े भाई हो, तो इस नाते आपको और वैभव सर दोनों का ब्लड ग्रुप भी एक ही होगा। आप प्लीज़ अब जल्दी से वैभव सर के लिए ब्लड दे दीजिए, कहकर वो डॉक्टर वहाँ से चले गया।
डॉक्टर वहां से चले गए लेकिन वो अभिमन्यु और अविका के चेहरे पर परेशानियां की लकीरें छोड़ गए। अभिमन्यु खुद से ही बोला, मेरा ब्लड ग्रुप वैभव से कैसे मिल सकता है, मुझे पता करना ही होगा। पर उसने अभी कुछ जल्दा नहीं सोचा और अपने फोन में एक मैसेज टाइप कर वहां से वैभव को ब्लड देने चला गया। नेहा, राजवीर जी और नेहा दोनों अभी सिंह विला वापस आ गए थे। अविका अभी सोफे पर बैठी हुई थी, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। डॉक्टर की बात उसे बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी और उसे पता भी था कि अभिमन्यु और वैभव के बीच में क्या संबंध है, पर फिर भी उसने अभी कुछ भी अभिमन्यु को बताना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वो ये चाहती थी कि अभिमन्यु खुद ही पता करे कि उसके और वैभव के बीच में क्या संबंध है। लगभग आधे घंटे बाद ही अभिमन्यु वापस आ गया। अविका अभिमन्यु को देखकर बोली, सब कुछ ठीक है मन्यु? अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिला दिया और वो पीहू को देखकर बोला, पीहू तुम भी वापस सिंह विला चली जाओ और जाकर बाकी सारे लोग को संभालो, हॉस्पिटल में मैं और अविका मौजूद हूँ। पीहू जाना तो नहीं चाहती थी, पर अभिमन्यु के बहुत बार कहने की वजह से वो बॉडीगार्ड के साथ सिंह विला वापस आ गई। हालांकि पीहू का बिल्कुल मन नहीं था कि वो सिंह विला में वापस जाए, वो वैभव के पास रुकना चाहती थी। अविका के बहुत बार समझाने की वजह से पीहू वापस सिंह विला आ गई, क्योंकि वो जब से हॉस्पिटल में गई थी तब से वैभव की वजह से रोए ही जा रही थी, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी। वैभव का काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका था, जिसकी वजह से अभी अभिमन्यु को ब्लड देना पड़ा था और इसलिए अभिमन्यु की आंखों में अभी नींद थी, क्योंकि डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए इंजेक्शन लगा दिया था, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में मौजूद वीआईपी रूम में अविका के साथ आ गया। अविका ने अभिमन्यु का कोट उतारकर सोफे पर रख दिया और उसे बेड पर जाकर लेटर दिया। वो उसका सिर अपनी गोद में रखकर बोली, आप जल्दी से सो जाए क्योंकि अभी आपको आराम करने की सख्त जरूरत है। अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर ली। लगभग 5 मिनट बीते होंगे कि उसे नींद आ गई और वो सो गया। शाम के 6:00 बजे के करीब वैभव को होश आ चुका था और वो अभी आईसीयू रूम से नॉर्मल बोर्ड में आ चुका था। अभिमन्यु ने अपने मैनेजर प्रशांत हॉस्पिटल में पायल राय सिंघानिया और विक्रम राय सिंघानिया के साथ आ चुके थे। पायल सिंघानिया के चेहरे पर अभी नाराजगी साफ साफ झलक रही थी, क्योंकि उनका बिल्कुल मन नहीं था कि वो वैभव से मिलने हॉस्पिटल में आए, पर अभिमन्यु की सख्त ऑर्डर की वजह से उन्हें मजबूरी में हॉस्पिटल आना पड़ा। अभिमन्यु अभी सोफे पर बैठा हुआ था और उसके सामने टेबल पर कई सारे डॉक्यूमेंट पड़े हुए थे। उसके पास में अविका भी बैठी हुई थी और उन दोनों के ही चेहरे पर अभी खुशी के एक्सप्रेशन थे। अचानक रूम का दरवाजा खुला और प्रशांत पायल राय सिंघानिया और विक्रम राज सिंघानिया के साथ बोर्ड के अंदर आया। वही अविका पायल राय सिंघानिया और विक्रम राय सिंघानिया को देखकर तुरंत खड़ी हो गई। वो पहली बार इन दोनों से इस जीवन में मिल रही थी, इनफैक्ट पहली बार ही तो मिल रही थी, क्योंकि वो तो मानसी थी जो कि अब अविका के शरीर में रह रही थी। पायल राय सिंघानिया जिनके चेहरे पर गुस्सा था, उन्होंने जैसे ही अविका और अभिमन्यु को एक साथ देखा उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अविका आगे आए और उसने दोनों के पैर छुए और ये देखकर पायल राय सिंघानिया की मुस्कान और भी ज्यादा बड़ी हो गई। वो अविका के सिर पर हाथ फिराते हुए बोली, अरे अविका, तुम्हें पैर छूने की क्या जरूरत है, आओ हमारे पास आकर बैठो, कहकर वो सब सोफे पर बैठ गए। पर जैसे ही पायल को कुछ याद आया, वो अभिमन्यु की तरफ देखकर थोड़ी नाराजगी में बोली, अभिमन्यु ये गलत बात है, तुम्हें अच्छे से पता है कि विक्रम जी की अभी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है कि वो अभी कहीं भी जा सके, और तुमने उन्हें यहाँ दिल्ली बुला लिया। क्या मैं जान सकती हूँ ऐसी क्या वजह आ गई कि तुमने हमें यहाँ बुला लिया? और रही बात वैभव की, तो वो कुछ दिनों में ठीक हो जाता तो वो मुंबई आकर हम लोगों से मिल लेता, लेकिन तुमने हमें परेशान क्यों किया? अभिमन्यु ने पायरा सिंघानिया की बातों को इग्नोर किया और वो विक्रम जी की तरफ देखकर बोला, डैड, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे बाद मॉम दूसरा प्रेग्नेंट हुई थी? विक्रम जी कंफ्यूज होकर बोले, बेटा ये तुम कैसी बातें कर रहे हो और अचानक हमें ये सवाल पूछने के लिए तुमने हमें यहाँ बुलाया है क्या? अभिमन्यु की आवाज बहुत कठोर हो चुकी थी, वो बहुत ही ज्यादा सर्द बाद में बोला, डैड मुझे बताइए क्या ऐसा हुआ था? विक्रम राय सिंघानिया को पता चल गया कि अभी कुछ बहुत सीरियस बात है, तो वो पायल की तरफ देखने लगे। पायल जिनकी आंखें नम हो चुकी थी, वो उदास भरी आवाज में अभिमन्यु की तरफ देखकर बोली, अभिमन्यु जब तुम 2 साल के थे तब हमारे घर एक और बेबी हुआ था और वो बेबी गर्ल थी, पर डिलीवरी के टाइम उसकी मौत हो गई और इसके बाद मेरा कोई भी बच्चा नहीं हो पाया, इसलिए तो बोलती हूँ कि तुम राय सिंघानिया परिवार के इकलौते बेटे। अभिमन्यु पायल राय सिंघानिया की बात काटते हुए बोला, जी नहीं मॉम, मैं राय सिंघानिया परिवार का इकलौता बेटा नहीं हूँ, ये बात मैंने आपसे पहले भी कही थी और मैं अभी भी कह रहा हूँ, वैभव भी मेरा छोटा भाई है। पायल गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, बस अभिमन्यु, पिछले 20 सालों से मैं तुमसे यही कहते हुए आई हूँ कि वैभव राय सिंघानिया परिवार का बेटा नहीं है, उसके रगों में राय सिंघानिया परिवार का खून नहीं दौड़ता है।
अभिमन्यु पायल की बातें काटते हुए बोला, दौड़ता है मॉम उसकी, पर शरीर में राय सिंघानिया परिवार का ही खून दौड़ता है, क्योंकि वो राय सिंघानिया परिवार का छोटा बेटा है जो कि आज से 24 साल पहले ही राय सिंघानिया पर बाद में आने से पहले ही दूर हो चुका था। आपने कहा ना कि आपकी बेबी गर्ल हुई थी और उसकी वही डिलीवरी के टाइम डेथ हो गई। जी नहीं मॉम, दरअसल आपकी बेबी गर्ल नहीं, बेबी बॉय हुआ था और वो बच्चा और कोई नहीं वैभव था। अभिमन्यु की बात सुनकर पायल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हैरानी में अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर अपने मुंह पर हाथ रखकर सोफे पर धम्म से बैठ गई। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो अभी अभिमन्यु ने कहा है वो सच है कि नहीं। वो हैरानी और खुशी के मिले जुले एक्सप्रेशन से अभिमन्यु की तरफ देखने लगी, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि अभिमन्यु कभी भी कोई भी बात मजाक में नहीं कहता है, उसकी हर एक बात में कोई ना कोई पॉइंट होता है। विक्रम चुपचाप अभिमन्यु के चेहरे के एक्सप्रेशन देख रहे थे। वो उसे देखकर बोले, और ये बात आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि वैभव हमारा ही बेटा है? हाँ, मैंने उसे अपना बेटा माना है, पर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वैभव राय सिंघानिया परिवार का छोटा बेटा है और उसके रगों में मेरा खून दौड़ता है? अभिमन्यु ने एक नज़र प्रशांत को देखा तो प्रशांत अपना सिर हाँ में हिलाकर बोर्ड से बाहर चला गया। वही अभिमन्यु ने टेबल पर रखे पेपर को विक्रम जी और पायल राय सिंघानिया के आगे कर दिया। विक्रम जी जैसे ही वो पेपर लेने वाले थे कि पायल राय सिंघानिया ने जल्दी से उन पेपरों को अपने हाथ में ले लिया और वो सारे पेपर पढ़ने लगी। अचानक डीएनए रिपोर्ट पर उसकी आंखें गई। उसकी आंखों में जो आंसू आए हुए थे वो आंसू उसके गाल पर जाकर लुढ़क गए, क्योंकि रिपोर्ट में बताया गया था कि वो रिपोर्ट पॉजिटिव थी। पायल रोते हुए बोली, लेकिन अभिमन्यु, वैभव मेरा बेटा कैसे हो सकता है? विक्रम पायल को शांत करने लगे और वो भी अभिमन्यु की तरफ देखकर बोले, अभिमन्यु प्लीज हमें सब कुछ सच सच बताओ। अभिमन्यु ने कुछ नहीं कहा। अचानक बोर्ड का दरवाजा फिर से खुला और प्रशांत 2 बॉडीगार्ड के साथ में एक लेडी और एक मोटे से आदमी को लेकर आया। अभिमन्यु पायल की तरफ देखकर बोला, इस डॉक्टर को आप जानती है? उसने उस लेडी डॉक्टर की तरफ इशारा कर कहा। पायल राय सिंघानिया ने एक नज़र उसको देखा और सोचते हुए बोली, हाँ मैंने इसे कहीं देखा है, पर मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने कहाँ देखा है, पर यह है कौन? अभिमन्यु ने अपने मैनेजर प्रशांत को सब कुछ बताने का इशारा किया तो प्रशांत खड़े होते हुए बोला, ये वही डॉक्टर है जो आपकी डिलीवरी के साथ आपके साथ थी और इसने चंद पैसों की वजह से वैभव सर को किसी और के हाथों बेच दिया था। साथ ही साथ इस डॉक्टर ने जो पति है उसने उस मोटे आदमी की तरफ इशारा कर कहा, इसने इसका साथ दिया था, क्योंकि डिलीवरी के समय जब आप हॉस्पिटल में गई थी उस समय उस हॉस्पिटल के सबसे बड़े डॉक्टर ये दोनों ही थे, जो कि तब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे। चंद पैसों की वजह से उन्होंने वैभव सर को किसी और फैमिली के हाथों में बेच दिया, और वो फैमिली बद्रा फैमिली थी, जो कि अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। बद्रा फैमिली ने वैभव सर को एक्सट्रैक्ट कर लिया था और वो हंसी खुशी से वैभव सर को अपने घर ले गई, पर एक हादसे की वजह से मिस्टर बद्रा और मिसेज बद्रा की डेथ हो गई, जिसकी वजह से वैभव सर को किसी ने भी बद्रा फैमिली में रहने के लिए इजाज़त नहीं दी। पर मिस्टर और बद्रा ये चाहते थे कि वैभव सर उनके बेटे वजह से बद्रा फैमिली में आया है और वो चाहते थे कि वैभव सर हमेशा बद्रा फैमिली में ही रहे। दरअसल मिस्टर बद्रा ने वैभव सर के नाम अपने सारे शेयर्स और प्रॉपर्टी कर दी थी और इसीलिए बद्रा फैमिली के काफी मेंबर्स वैभव सर को मारने की प्लानिंग करने लगे। तब वैभव सर ओनली 4 साल का था जब और मिसेज बद्रा काफी ज्यादा बीमार रहने लगे, तो हर खाकर उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी के साथ वैभव सर को अनाथ आश्रम भेजने का प्लान किया था। प्लेन में वो लोग कामयाबी हो चुके थे और ओल्ड मिस्टर बद्रा का बटलर वैभव सर को बद्रा फैमिली से दूर ले आया था, पर किसी तरह से ये खबर बद्रा फैमिली को पड़ गई और उन्होंने रास्ते में ही उस कार को घेर लिया जिस कार में बटलर और वैभव सर बैठे हुआ था। तब वैभव सर इतने छोटे था कि उसे पता भी नहीं था कि अभी उसकी जान को बहुत खतरा है। जैसे तैसे कर बटलर ने वैभव सर को वहां से बचा लिया, पर इन सब के बीच में उसे गोली लग चुकी थी, जिसकी वजह से उसका काफी खून लॉस हो चुका था। अंधेरी की वजह से वैभव सर बच गया थे, इसलिए उसने रास्ते में वैभव सर को एक ऐसे महफूज जगह पर छोड़ दिया ताकि कोई भी उसको लेकर जाए तो वैभव सर सही रहे। और तब वैभव सर बिग बॉस विक्रम राय सिंघानिया को मिले और आप उसको घर लेकर आ गए। आपने वैसे ही वैभव सर को सिक्योरिटी दी थी जैसे आपने बॉस अभिमन्यु को दी थी, और इसलिए बद्रा फैमिली को आज तक वैभव सर के बारे में पता नहीं चला। पायल राय सिंघानिया, जो कि अपना दिल थामे प्रशांत की बातें सुन रही थी, उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जैसे जैसे प्रशांत सारी बातें उन सबको बता रहा था वैसे वैसे पायल राय सिंघानिया और विक्रम राज सिंघानिया के चेहरे पर खुशी बढ़ती ही जा रही थी। वही पायल राय सिंघानिया के चेहरे पर गिल्ट भी साफ साफ दिख रहा था। वो उठी और वहां से रोते हुए बाहर की तरफ भाग गई। विक्रम राज सिंघानिया ने अभिमन्यु की तरफ देखकर कुछ इशारा किया और वो भी वहां से पायल के पीछे पीछे चले गए। पायल वहां से डायरेक्ट वैभव के बोर्ड में आ गई। वैभव, जिसे अभी कुछ देर पहले ही होश आया था और डॉक्टर अभी उसका चेकअप कर रहे थे, अचानक धम से बोर्ड का दरवाजा खुला और पायल अंदर आई।
जब सारे लोगों ने दरवाजे की तरफ देखा तो डॉक्टर ने पायल को देखकर ग्रीट किया। वहीं जैसे वैभव की नज़र पायल पर पड़ी उसकी आंखों में अचानक चमक सी आ गई, पर पायल की हरकतें को याद कर कर उसने एक पल में ही अपनी चमक छुपा ली। पायल डॉक्टरों के पास आकर बोली, डॉक्टर वैभव कैसा है, वो ठीक है ना? उनमें से एक डॉक्टर आगे आकर बोला, मैम वैभव सर बिल्कुल ठीक है, हमने इनका चेकअप कर दिया है, अब इनकी कंडीशन पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर है, हमें इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर बाद ही इन्हें नींद आ जाएगी, क्योंकि अभी इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप अभी इन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कहकर वो सारे डॉक्टर वहाँ से चले गए। डॉक्टरों के जाने के बाद पायल राय सिंघानिया वैभव की तरफ देखने लगी, जो कि उसे ही देख रहा था। पायल अपने इमोशनल को कंट्रोल करते हुए बोली, कैसे हो वैभव? वैभव ने हल्के से जवाब दिया, मैं ठीक हूँ मिसेज राय सिंघानिया, लेकिन आप यहाँ? वही वैभव के मुंह से आज अपने लिए मिसेज राय सिंघानिया सुनकर पायल को और भी ज्यादा अंदर से तोड़ रहा था। वो रोना चाहती थी, लेकिन अभी वैभव की कंडीशन ठीक नहीं थी और वो उसे अभी परेशान नहीं करना चाहती थी। वो उसके सिर पर हाथ फैलाते हुए बोली, ओके तुम आराम कर लो, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। वही वैभव के चेहरे पर कुछ पल के लिए तो शिकंजा गई, लेकिन उसने हाँ में सर हिलाया और वो अपनी आंखें बंद कर कर सोने की कोशिश करने लगा। डॉक्टर ने पहले ही उसे नींद का इंजेक्शन दिया था ताकि वो आराम कर सके, और इसीलिए उसे कुछ देर बाद नींद आ गई और वो सो गया। जब पायल ने कंफर्म कर लिया कि वैभव पूरी तरीके से सो चुका है तो उसके पास में रखे स्टूल पर बैठ गई और हाथ पकड़कर हल्के से उस पर रोने लगी। उसने इतनी देर से जो कंट्रोल किया हुआ था उसका कंट्रोल खो रहा था। वो इतनी बुरी तरीके से रो रही थी कि अगर उसके पास कोई होता तो भी उसे इतने दर्द में देखकर रोने लगता। अचानक उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने अपनी नज़र उठाकर देखा तो वहाँ विक्रम जी खड़े थे, जो कि उसे रोने से मना कर रहे थे। पायल विक्रम जी की तरफ देखकर रोआसी आवाज में बोली, विक्रम जी तुम्हें पता है अभी वैभव ने मुझसे मैसेज राय सिंघानिया कहा, उसने मुझसे माँ क्यों नहीं कहा? पता है मैं अभी बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ और क्या नहीं। विक्रम जी अगर उसे पता चला कि मैं उसकी मॉम, तो वो कहीं मुझे छोड़ तो नहीं देखा, वो घर छोड़कर तो नहीं जाएगा, वो मुझसे नफरत तो नहीं करेगा ना? विक्रम जी प्लीज मुझे जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, कहकर वो फिर से रोने लगी। वैभव को एक नज़र देखकर विक्रम पायल को शांत कराते हुए बोले, पायल शांत हो जाए, आप इतनी देर से रो रही है, आपका बीपी हाई हो जाएगा, फिर आप वैभव को कैसे संभालोगी? और रही बात वैभव को पता चल गया या नहीं, तो जब उसे पता चलेगा हम तब सब देखेंगे। फिलहाल तो अभी आप पूरी तरह से कोशिश कीजिए कि आप उसे माँ का प्यार दे सके। वैसे ही 20 साल तक वो अपनी माँ की प्यार के लिए तरस रहा था, हालांकि मैंने और अभिमन्यु ने हमेशा उसे प्यार दिया है और इसकी वजह से ही शायद वो आज तक राज सिंघानिया परिवार में रुका हुआ है, नहीं तो पता नहीं वो कब का परिवार को छोड़कर चला जाता, जबकि तुम हमेशा हर एक मिनट पर उसे ताना देती थी। पायल जब मुझे आज पता चला कि वैभव मेरा अपना खून है, तो जानती हो मुझे बहुत खुशी हुई कि जिस बच्चे के लिए मैं जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ वो मेरा अपना ही खून है। मैंने वैभव और अभिमन्यु में कभी फ़र्क नहीं किया, कभी भी नहीं, और अब जब मुझे पता चल चुका है कि वैभव भी मेरा खुद का बेटा है तो मैं कैसे खुश नहीं होऊंगा। मेरे प्यार में ना तब कोई कमी आई थी और ना अब कोई कमी आएगी जब मुझे पता चला है कि वैभव मेरा बेटा है। हाँ, पिछले 20 सालों से तड़पता हुआ वैभव, जो कि एक माँ की प्यार के लिए तरसता आ रहा था, अब उसे शायद अपनी माँ का प्यार जरूर मिल जाएगा। पायल वैभव की तरफ देखकर बोली, हाँ अब मैं अपने बेटे को पूरा प्यार दूंगी, जिस प्यार के लिए वो पिछले 20 सालों के लिए तरसता आ रहा था ना, मैं उसे वो सारा प्यार दूंगी। मैं अपने प्यार में कोई भी कमी नहीं होने दूंगी। मेरे वैभव ने अपना पूरा बचपन अपनी माँ के बिना बिताया है ना, अब उसे मैं कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन मुझे अब बहुत डर लग रहा है कि कहीं वैभव मुझे नफरत ना करने लगे। अभिमन्यु और विका दोनों सिंगविला वापस आ गए, क्योंकि हॉस्पिटल में विक्रम और पायल मौजूद थे और पायल है उन दोनों को वापस सिंगविला भेज दिया था। नेहा और पीहू अभी ड्राइंग रूम बैठे हुई थी। अभिमन्यु और अविका ने जैसे ही सिंगविला में आए, हॉल में बैठी हुई पीहू, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, और उसके पास में नेहा बैठी हुई थी जो कि उसे संभाल रही थी, वो तुरंत अभिमन्यु के पास आकर बोली, भाई वैभव कैसा है, बताए ना भाभी, बोलिए ना वो कैसा है। अभिमन्यु पीहू के सिर पर हाथ फिराते हुए बोला, वैभव ठीक है पीहू, तुम चिंता मत करो, अब उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और 3 दिन के बाद उसे डिस्चार्ज मिल जाएगा, समझी तुम? नेहा उन दोनों की तरफ देखकर बोली, तुम दोनों जाओ फ्रेश होकर आ जाओ, मैं डिनर की तैयारी करती हूँ। अब आगे। अभी अविका कबर्ड में से कपड़े निकाल रही थी, अचानक उसके कानों में डोर खुलने की आवाज़ आई। जब उसने अपनी नज़र उठाकर देखा तो उसकी आंखें अभिमन्यु पर ही जम गई। अभिमन्यु जो कि अभी शावर लेकर आया था, उसके शरीर पर सिर्फ एक टॉवल ही थी, उसके 6 पैक एब्स पर अभी जगह जगह पर पानी की बूंदें ठहरी हुई थी, जो कि उसके शरीर को अभी और ही ज़्यादा मनमोहक बना रही थी।
अविका की नज़र अभी अभिमन्यु के सिक्स पैक एब्स पर ठहरी हुई थी। वो चाह कर भी अपनी नज़रें उनसे हटा नहीं पा रही थी। उसने खुद की सलाइवा निकल लिया और उसके चेहरे को देखकर बोली, मुझे शावर लेना है, कहकर वो अभिमन्यु की दूसरी तरफ से बाथरूम में जाने लगी।